मानचित्र मानचित्र की अपन बात करते हैं तो अपन सामान्य रूप से देखते हैं कि बोर्ड पे पढ़ाते हैं तब अपन मानचित्र बनाते हैं, लेकिन वो मानचित्र नहीं होता है। वो क्या होता है? रेखा चित्र होता है। मानचित्र हमेशा मापक के आधार पे बनाया जाता है। बिना मापक के आधार पे बनाई गई हस्तरेखा रेखा चित्र कहलाते, और मापक के आधार पे बनाई गई हस्तरेखा क्या कहलाएगी? मानचित्र कहलाएगी। तो हो सके कई बार आपको साक्षात्कार है उसमें इस प्रकार कहे कि आप खड़े होके भारत का मानचित्र बनाइए, तो ये नहीं सोचना है कि अपन तो मानचित्र आर खड़े होके बना देना, इसका मतलब आपके नंबर कटेंगे। तो उसमें यही कहना है कि सर मैं रेखा चित्र बना सकता हूं, मानचित्र नहीं बना सकता। तो उसमें फिर वो क्वेश्चन कर लेंगे फिर आगे कि रेखा चित्र और मानचित्र में क्या अंतर है। भी रेखा चित्र जो बिना मापने के हस्तरेख जो भी चित्र होता है वो क्या कहलाता है? रेखा चित्र कहलाता है। मापने के आधार पे बनेगा वो क्या कहलाएगा? मानचित्र। इसका मतलब मानचित्र हमेशा मापक के आधार पर ही बनेगा। तो मानचित्र में शीर्षक तो है ही है, भी माप शीर्षक दिया होगा, शीर्षक दिया होगा और मापक दिया होगा और प्रक्षेप दिया होगा और संकेत सारणी दी होगी। तो ये मानचित्र के जो आवश्यक तत्व है उनके अंदर आप क्या क्या लोगे? तो मापक, पहले तो शीर्षक, शीर्षक रहेगा, 2 नंबर पे मापक भी रहेगा और उसका कोई ना कोई प्रक्षेप भी रहेगा, और फिर उसको डिजाइनिंग भी किया हुआ है, फिर मानो कि उसमें संकेत सारणी है, दिशा भी है। तो वो मानचित्र की सामान्य जो विशेषता है वो रहेगी। लेकिन जहां क्वेश्चन किस चीज का आएगा उन पे अपन बात करते हैं कि मानचित्र है उसके बारे में क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, कहां से क्वेश्चन उठाते हैं ज्यादातर। तो मानचित्र मापक के आधार पे मानचित्र के प्रकार, मापक के आधार पे मानचित्र के प्रकार 2 प्रकार लेते हैं, वृहत मापनी का मानचित्र और लघु मापनी का मानचित्र। लघु मापनी का मानचित्र यहां से क्वेश्चन पूछा, वृहत मापनी का मानचित्र और लघु मापनी का मानचित्र। और यहां से बार बार क्वेश्चन आता है कि इनको अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए या आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इस पे अपन भू संपत्ति मानचित्र, भू संपत्ति मानचित्र, 2 नंबर पे स्थलाकृतिक मानचित्र, 3 नंबर पे दीवारी मानचित्र, दीवारी मानचित्र, और 4 नंबर पे एटलस मानचित्र। अब अपन यहां से बात करते हैं इस पे कि मापनी के आधार पे मानचित्रों का विभाजन वृहत मापनी मानचित्र और लघु मापनी मानचित्र। जिस जो मापक वृहत मापक पर बनाया जाता है, मतलब छोटे क्षेत्र को ही बड़ा दिखाया जाता है, छोटे क्षेत्र को ही बड़ा दिखाया जाता है, वो वृहत मापनी का मानचित्र कहलाता है। और लघु मापनी का मानचित्र बड़े क्षेत्र को छोटा दिखाया जाता है, बड़े क्षेत्र को छोटा दिखाया जाता है, वो लघु मापनी का मानचित्र होगा। वृहत मापनी के मानचित्र में आरएफ हमेशा का मान कम होगा, आरएफ का मान कम होगा, और लघु मापनी के मानचित्र में आरएफ का मान हमेशा अधिक होगा, आरएफ का मान हमेशा अधिक होगा। तो ये अंतर इसमें वृहत मापक और लघु मापक। वापस देखते हैं, मापने के आधार पे 2 प्रकार है मुख्यतः, और 4 भी दे तो ये 4 इस प्रकार होंगे, भू संपत्ति, स्थलाकृतिक, दीवारी और एटलस। मापक के आधार पे वृहत के अंदर कौन से आते हैं इनमें? ये पहले वाले 2 वृहत मापनी के मानचित्र हैं और नीचे वाले दोनों लघु मापनी के मानचित्र है। तो वृहत मापनी के अंदर आप ये लैंग्वेज में पूछा जा सकता है
कि ऐसा कौन सा मानचित्र है जिसमें छोटे क्षेत्र को मानचित्र में बड़ा दिखाया जाता है, छोटे क्षेत्र को बड़ा दिखाया जाता है तो वृहत मापनी मानचित्र, और बड़े क्षेत्र को छोटा दिखाया जाता है वो क्या कहलाता है? लघु मापनी मानचित्र कहलाता है। वृहत मापनी मानचित्र में आरएफ का मान हमेशा कम होगा, आरएफ का मान कम होगा, और लघु मापनी मानचित्र में आरएफ का मान अधिक होगा। अब जो मानचित्र 1 इंच बराबर 4 मील, 1 इंच बराबर 4 मील से बड़ी मापनी पर बना हुआ है तो वो स्थलाकृतिक और भू संपत्ति मानचित्र कहलाता है। और 1 इंच बराबर 4 मील से छोटी मापनी पर बना हुआ है तो वो क्या कहलाएगा? दीवारी और एटलस मानचित्र या भौगोलिक मानचित्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भौगोलिक मानचित्र कहलाएगा। आप इसको ये भी लिखा आ सकता है 1 मील, आधा इंच बराबर 1 मील, मतलब 1 इंच बराबर 4 मील है तो आधा बराबर कितना होगा? 1 मील ही होगा। तो ये लाइन भी लिखी आती कि 1 इंच बराबर 4 मील से बड़ी मापनी पर बने मानचित्र स्थलाकृतिक मानचित्र कहलाते हैं। और 1 इंच बराबर 4 मील से छोटी मापनी पर बने मानचित्र भौगोलिक मानचित्र कहलाते हैं। अब 1 इंच बराबर 2 मील पर बना मानचित्र क्या कहलाएगा? 1 इंच बराबर 2 मील पर बना मानचित्र क्या कहलाएगा? भौगोलिक या स्थलाकृतिक? ये मैं देखो इधर बोलने में आप समझो, 1 इंच बराबर 4 मील से बड़ी मापनी पर बना मानचित्र स्थलाकृतिक मैप कहलाता है। तो ये 1 इंच बराबर 2 मील बड़ी है या छोटी है? बड़ी है, तो क्या कहलाएगा? स्थलाकृतिक मानचित्र कहलाएगा। 1 इंच बराबर 1 मील, 1 इंच बराबर 1 मील किस प्रकार का मानचित्र है? स्थलाकृतिक मानचित्र है। मतलब ये संख्या कम हो रही है तो मापनी तो बढ़ रही है ना, विवृत मापनी हो रही है, इसीलिए मैंने लिखी है संख्या। वृहत किसे कहते हैं? पहले इस पे थोड़ा से वापस बात करते हैं। जैसे पूछा आता है कि आरएफ 1:50, आरएफ 1:100, आरएफ 1:200 और आरएफ 1:500, इनमें से बड़ी मापनी कौन सी है? वृहत मापनी कौन सी है? 1:50। और इनमें सबसे छोटी कौन सी है? ये। तो संख्या कम हो रही है तो वो मापनी क्या हो रही है? बढ़ रही है। और क्यों बढ़ रही है उसके बारे में बताया था कि एक आपका कोई क्षेत्र है 1000 मीटर लंबा है, मान लिया 1000 मीटर लंबा कोई क्षेत्र है, उसको मापने के आधार पे दिखाना है। तो इस आरएफ से आप दिखाओगे तो ये आरएफ कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर मानचित्र में तब खींचोगे जब धरातल पे 50 मीटर मापी है। इसका मतलब अपन ने नापी कितनी? 1000 मीटर, तो 1000 मीटर की जगह अपने को 20 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी पड़ेगी। इस आरएफ से ये चित्र बना। 2 नंबर वाले से कि 1 सेंटीमीटर तब खींचोगे जब धरातल पे 100 माप रहे हो, तो 1000 की जगह कितने खींचेंगे? 10। 2 नंबर वाले से ये चित्र बनेगा। 3 नंबर वाले में कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर की मानचित्र में तब रेखा खींचोगे जब धरातल पे 200 सेंटीमीटर आप माप रहे हो। मानो इसकी जगह मैं सॉरी सेंटीमीटर लिख देता हूं, तो सेंटीमीटर लिख देता हूं। तो यहां पे कितने खींचोगे? 5। और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर तब खींचोगे धरातल पे 500, तो अब इसका मतलब 2। तो इससे जो 1 नंबर है उससे चित्र है वो बड़ा बना है, 2 नंबर से चित्र और छोटा, 3 नंबर से और छोटा, और 4 नंबर से सबसे छोटा। तो इनमें सबसे बड़ा मापक कौन सा है?
ये, और इनमें सबसे छोटा कौन सा है, ये। तो मापने में वहां कंफ्यूज नहीं होना है। वहां अपन देख रहे थे कि 1 इंच बराबर 4 मील से बड़ी मापनी पर बनाया गया मानचित्र स्थलाकृतिक मानचित्र कहलाएगा, और 1 इंच बराबर 4 मील से छोटी मापनी पर बनाया गया मानचित्र भौगोलिक मानचित्र कहलाएगा। इसका मतलब दीवारी मानचित्र और एटलस मानचित्र क्या कहलाएंगे, भौगोलिक मानचित्र। दीवारी मानचित्र और एटलस मानचित्र क्या कहलाएंगे, भौगोलिक मानचित्र कहलाएंगे। अब दोनों में मुख्य अंतर क्या है कि स्थलाकृतिक मानचित्र में कोई भी स्थलाकृतिक चिन्ह दिया हुआ है उसको मानचित्र से अपन धरातल पर ढूंढ सकते हैं, मतलब अपने को वो चिन्ह मिलान हो जाएगा। भी अपन गांव में सीमा विवाद होता है तब स्थलाकृतिक मैप आते हैं और उसमें वो जानकार होते हैं, वो ढूंढते हैं कि ये चिन्ह यहां पर है और इस चिन्ह से ये खेत इतनी दूरी इधर है, ये रास्ता इतने इधर है। इसका मतलब जो स्थलाकृतिक मैप है उसमें भी कोई भी चिन्ह दिया गया है उस चिन्ह को अपन धरातल पे पहचान सकते हैं। भारत और चीन सीमा में मुख्य विवाद क्या है, स्थलाकृतिक चिन्हों का मिलान नहीं होता, क्योंकि वहां पर क्या है कि अपर्दन ज्यादा होता है। तो वहां पर जैसे उस जो स्थलाकृतिक सीटें बनी थी जब अंग्रेजों के समय उसका निर्धारण हुआ था, स्थलाकृतिक सीटें बनी थी, वो चिन्ह आज है ही नहीं, उस पे वो चिन्ह वहां पे है ही नहीं। तो स्थलाकृतिक चिन्ह उन्हें कहते हैं कि जो 100 साल 200 साल 500 साल बाद तक नष्ट नहीं हो। उन चिन्हों को अपन उन मानचित्र के आधार पे कहां ढूंढ सकते हैं, धरातल पे ढूंढ सकते हैं। लेकिन भौगोलिक मानचित्र में ऐसे जो चिन्ह होते हैं उनको अपन धरातल पे ढूंढना मुश्किल होता है। जैसे मानो कि आपको भौगोलिक मानचित्र दे दे और आपको लेके भेज दे कि जैसलमेर में ये कुआं या ये खेत ढूंढना है, तो उस मानचित्र से आप नहीं ढूंढ सकते। किससे ढूंढ सकते हो, स्थलाकृतिक मैप से ढूंढ सकते हो। तो मुख्य अंतर कि 1 इंच बराबर 4 मील से बड़ी मापनी पर बनाया गया मानचित्र स्थलाकृतिक मैप कहलाता है और 1 इंच बराबर 4 मील से छोटी मापनी पर बनाया गया मानचित्र क्या कहलाएगा, भौगोलिक मानचित्र। स्थलाकृतिक मानचित्र में कोई स्थलाकृतिक चिन्ह है उसको धरातल पे ढूंढ सकते हैं, मिल सकता है, लेकिन भौगोलिक मानचित्र में दिया गया कोई चिन्ह धरातल पे ढूंढना मुश्किल होता है। फिर अपन बात करते हैं भू संपत्ति मानचित्र की, कि भू संपत्ति मानचित्र है, स्थलाकृतिक मानचित्र है, इनमें क्या क्या अंतर होता है। भू संपत्ति मानचित्र, भू संपत्ति मानचित्र के अंदर अपन बात करते हैं जैसे अपने पास में पटवारी के पास में जो नक्शे होते हैं या अपन कॉलोनी में कोई प्लॉट लेते हैं उसके नक्शे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, भू संपत्ति मानचित्र। कि अपने रिकॉर्ड है गवर्नमेंट के पास में कि अपना प्लॉट अपना मकान कहां पर है, उसमें अपनी जमीन कितनी है। भी ऐसे तो अपन किसी के पास पड़ोसी के कब्जा कर लेंगे, लेकिन उसमें पूरा निर्धारण रहता है। भू संपत्ति मानचित्र जो विकीर्ण मापनी पर बने होते हैं कि इसमें इतने फुट इतने आपका है, इतने इंच आपका है। तो भू संपत्ति मानचित्र में क्या होता है, व्यक्तिगत संपत्ति और जो सार्वजनिक संपत्ति है उसका विवरण होता है। व्यक्तिगत जो संपत्ति है उसका विवरण होता है भू संपत्ति मानचित्र के अंदर, कि आपका खेत कहां पर है, कौन सी स्थिति कहां पर है। तो व्यक्तिगत संपत्ति के बारे में भू संपत्ति कैडेस्ट्रल मानचित्र में दिया होता है। तो ये वृहत मापनी पर बने होते हैं। ये स्थलाकृतिक मैप जो टोपो शीट है उससे भी बड़ी मापनी पर है। तो सबसे बड़ी मापनी पर कौन से होते हैं, भू संपत्ति मानचित्र। इसके साथ कई बार गाइड मानचित्र भी दे देते हैं, वो भी भू संपत्ति मानचित्र के समान ही होते हैं, बड़े मापनी पर होते हैं। इसके अलावा नगर प्लान दे देते हैं, भी नगर का प्लान बना कि किधर कॉलोनी बसानी है, कहां पर पार्क बनाना है, तो वो भी क्या होगा, भू संपत्ति की तरह ही है। तो नगर प्लान है, ग्रामीण मानचित्र है, भू संपत्ति मानचित्र है, कॉलोनी का कोई मैप है, वो या पर्यटक जा रहा है तो पर्यटक भी क्या है, भी उस जिस जयपुर में आते हैं जो कोई भी पर्यटक विदेशी, तो आते ही जयपुर का मानचित्र ले लेते हैं।
और जयपुर में कौन कौन सा पर्यटक स्थल कहाँ पर है, वो आसानी से उसे पहचान लगते हैं। तो वो भी किस मापनी पर, क्योंकि उनके चिन्ह है वो धरातल पे मिल रहे हैं उनको, कि मानचित्र में जो सड़क है, अपने पास गाड़ी लेके चलते हैं, गूगल आ गया है, उससे पहले अपने पास में घर वाले मानचित्र बना के, या जहां पर अपन जाते थे वो हाथ से मानचित्र बना के दे देते थे कि आपको यहाँ से इधर मुड़ना है, यहाँ से इधर मुड़ना है, इतना लगभग आपको इधर चलना है, फिर ये रास्ता आएगा। तो उनके आधार पे क्या है कि अपने को धरातल पे वो चीजें मिल जाती है। तो भू संपत्ति मानचित्र के समान ही यदि नाम आ जाए, नगर प्लान है, ग्रामीण मानचित्र है, पर्यटक मानचित्र है, ये बड़ी मापनी पर बनाए गए मानचित्र है और भू संपत्ति मानचित्र के समान ही कह सकते हैं अपने। फिर 2 नंबर पे स्थलाकृतिक मैप। स्थलाकृतिक मैप, स्थलाकृतिक मैप हर जगह सेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये अपन ये सोचते हैं कि सेना अध्यक्ष तो दिल्ली में बैठा है, उसको क्या पता सेना कहाँ लड़ रही है, कैसे लड़ रही है, वो वहां बैठा बैठा क्या गाइड कर सकता है। उनके पास में, सबके पास में स्थलाकृतिक मैप होते हैं और वहीं बैठे बैठे, मानो कि आमने सामने लड़ाई तो बहुत मुश्किल होती है, भी व्यक्ति दिख रहा है और उसको गोली मारना वो तो मुश्किल काम होता है। भी लंबी दूरी पर यहाँ से 5 अपन कहते हैं कि मानो कि मिसाइल अपन ने बना ली 10,000 किलोमीटर दूर जाने वाली, तो 10,000 किलोमीटर दूर तो अपने को दिख ही नहीं रहा है। आप किस एंगल पे उसको छोड़ोगे? भी यहां से आपने एंगल बना के छोड़ दिया माउंट एवरेस्ट के टारगेट पे लेके, तो वो मिसाइल माउंट एवरेस्ट से टकरा जाएगी नहीं। भी चीन की तरफ छोड़ रहे हो तो वो माउंट एवरेस्ट की तरफ टकरा जाएगी। लेकिन पहले उसका डिसाइड होता है कि इस क्षेत्र में कौन सा इलाका कितना ऊंचा है, किस स्थलाकृति, कौन सी स्थलाकृति है, उसकी ऊंचाई कितनी है, कौन कौन से अवरोध इधर आने वाले हैं, भी तोप से गोला भी छोड़ना है तो कितनी ऊंचाई होके छोड़ना है, सामने की जो फौज है वो कहां पर हो सकती है। उनके पास में पूरे स्थलाकृतिक मैप होते हैं और उन स्थलाकृतिक मैप से वो हर क्षेत्र की जानकारी रखते हैं वहां पे, कि अपनी सेना को कहां से सामने वाली सेना आ सकती है, कौन सा रास्ता शॉर्ट है, कौन सी कहां कहां दिक्कतें आ सकती है। तो वो सारी जानकारी किस में होती है? स्थलाकृतिक मैप में होती है। भी मंदिर होता है उसकी भी जानकारी होती है, मंदिर होता है, मस्जिद होती है, दरगाह होती है, उनकी भी जानकारी होती है। क्योंकि यदि सेना में कोई व्यक्ति है इधर उधर दिशा भटक जाता है तो वो इस मानचित्र के आधार पे वापस पहुंच जाता है, क्योंकि वहां पर कि कौन सी, कई सेना के अंदर निश्चित होते हैं कि जैसे मानो कि ये अपने शिव मंदिर है, शिव मंदिर में दिशा सूचक यंत्र के रूप में शिवलिंग का प्रयोग करते हैं कि शिवलिंग पे अपन जल चढ़ाते हैं और जो जल निकलने का रास्ता होता है वो उत्तर दिशा में होता है। ऐसे दरगाह में होता है, भी दरगाह में जो कब्र होती है वो उत्तर दक्षिणी होती है। भी ध्रुव तारा है, उससे है, कंपास है, खुद के पास में तो कंपास है, ये मिल जाए तो ये है, नहीं तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है क्या क्या करना है। आपको पतियां कुछ निशान, आपको पीछे से कोई ढूंढने आ रहा है तो आपको कुछ निशान छोड़ के जाने हैं, तो उस प्रकार की सारी चीजें होती है। लेकिन ये भी उसमें होते हैं कि आपको ये मिल जाए तो इनसे दिशा, ध्रुव तारा है रात्रि को दिशा में, यदि आपके पास में कंपास है तो उससे कर सकते हो, लेकिन कंपास नहीं है तो ध्रुव तारे से। ध्रुव तारा भी नहीं दिखाई दे रहा, बादल है तो कहीं हो सकता है मंदिर मिल जाए, हो सकता है आपको दरगाह मिल जाए, तो उस, या कहीं मानो कोई कब्रिस्तान मिल जाए, तो उनके आधार पे आप ये पता कर सकते हो। समाधि भी इसी स्थिति में होती है, समाधि भी पूर्व पश्चिमी होती है, तो उनसे है आप पता कर सकते हो कहां पर किस दिशा में है। तो वो सारी चीजें स्थलाकृतिक मैप में दिखाई जाती है। तो स्थलाकृतिक मैप वृत्त मापने पर बने होते हैं और स्थलाकृतिक मैप है, पहले अमेरिका में किस प्रक्षेप पे बनाते थे? बहुसंख्याकार प्रक्षेप, फिर बनाना स्टार्ट हुआ अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप पे, और अब यूटीएम पे बना रहे हैं। भारत ने भी 2005 से यूटीएम अपना लिया है, तो यूटीएम से ही स्थलाकृतिक मैप बना रहे हैं। फिर आते हैं अपने दीवारी मानचित्र। दीवारी मानचित्र, तो दीवारी मानचित्र है, अपन आपने जो भी क्लास में सामने बोर्ड पे जो टांक कर पढ़ाने वाले जो भी मानचित्र होते हैं वो क्या कहलाते हैं? दीवारी मानचित्र। एटलस मानचित्र जो पुस्तक के रूप में होते हैं, जो पुस्तक रूप में होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एटलस मानचित्र। इसका मतलब सबसे जो छोटी मापनी पर कौन सा बनेगा?
एटलस मानचित्र, उससे थोड़ी बड़ी मापनी पर दीवारी मानचित्र, उससे भी बड़ी स्थलाकृतिक और उससे भी बड़ी भू संपत्ति है या नगर प्लान है या गाइड मानचित्र है या कोई भी कॉलोनी का मानचित्र है, ग्रामीण मानचित्र है, वो किसके लगभग है? भू संपत्ति मानचित्र के लगभग ही है। तो ये मापने के आधार पे दो प्रकार अपन इनको वृहत मापक माप और इनको लघु मापक मानचित्र कहते हैं। तो वापस बात कर लेते हैं भू संपत्ति मानचित्र, जिसमें सार्वजनिक और व्यक्तिगत भू संपत्ति की जानकारी मिलती है, वो भू संपत्ति। इसमें स्थलाकृतिक जो मैप होते हैं उनमें जो भौगोलिक चिन्ह होते हैं वो दिखाए होते हैं। जो भी भौगोलिक चिन्ह होते हैं कि यहाँ इस पहाड़ी है, इस पहाड़ी से ये इलाका इधर ऊंचा है, ये नीचा है, यहाँ पर कुआं है, वो भी जो भी है स्थलाकृतिक चिन्ह में दिखाए जाते हैं स्थलाकृतिक मैप में। फिर दीवारी मानचित्र जो अपने को क्लास में सामने टांके पढ़ाया जाता है वो दीवारी मानचित्र कहलाता है। और एटलस मानचित्र जो पुस्तक रूप में दिए हुए मानचित्र होते हैं वो एटलस मानचित्र कहलाता है। इसमें जो सबसे लघु मापने पर बना है वो एटलस। तो इनमें ये ध्यान रखना है, आरोही और अवरोही क्रम में भी पूछे तो भी घटते क्रम में ही है, मापने के घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में। इनका आरएफ का मान सबसे कम होगा, इनके आरएफ का मान सबसे ज्यादा होगा। तो ये है अपने मापने के आधार पे मानचित्र के प्रकार। फिर है स्थलाकृतिक लक्षणों के आधार पे मानचित्र के प्रकार। लक्षणों के आधार सॉरी लक्षणों के आधार, स्थलाकृतिक लक्षणों नहीं, केवल लक्षणों के आधार पे। लक्षणों के आधार पर मानचित्र, जो स्थलाकृतिक जो मानचित्र है या जो भी मानचित्र है उसमें किस किस प्रकार के आप स्थलाकृतिक के लक्षण आप दिखा रहे हो, उसके आधार पे जो मानचित्र के प्रकार है उसमें है उच्चतादर्शी मानचित्र, दर्शी मानचित्र, और दूसरा है प्लेनी मैट्रिक मानचित्र। ये दो प्रकार के भौगोलिक जो लक्षण है उनके आधार पे विभाजन है। उच्चतादर्शी मतलब जो उच्चावच के लक्षण है, कितना ढाल है, कितनी ऊंचाई है, उनके आधार पे जो प्रदर्शित मानचित्र है क्या कहलाते हैं? उच्चतादर्शी या उच्चावचदर्शी मानचित्र कहलाते हैं। वो किससे दिखाते हैं? तो जैसे हेसुर रेखाएं हैं, हेसुर रेखाओं के द्वारा उच्चतादर्शी मानचित्र दिखाया जाता है कि यदि हेसुर रेखाएं पास पास में बनी हुई है तो ढाल तेज है और दूर दूर बनी हुई है तो ढाल कम है, ऐसे बनी रही। मानो कि चार रेखाएं ये है लेकिन पास पास है, चार ही है लेकिन उसकी बजाय ये चार और दूर दूर है, मानो कि और ये चार ही बना दिए अपन ने। इसका मतलब ढाल के बारे में, तीव्र ढाल के पास में ये समोच्च रेखाएं या जो छोटी छोटी हेसु रेखाएं हैं वो पास में होती है और कम ढाल में वो दूर दूर होती है। तो हेसु रेखाओं से द्वारा जो मानचित्र बनता है वो भी उच्चतादर्शी मानचित्र ही कहलाता है। इसके अलावा समोच्च रेखाएं या कंटूर रेखाएं, समोच्च रेखाएं किसे कहते हैं? समोच्च रेखाएं समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने के लिए जो मानचित्र में रेखाएं खींची जाती है वो समोच्च रेखाएं। भी आप आगे पढ़ोगे दोनों समान समोच्च रेखाएं,
लेकिन एक किसको प्रदर्शित कर रही है, दूसरे किसको प्रदर्शित कर रही है? भी दोनों समोच्च रेखाएं हैं। एक से कौन सी स्थलाकृति को प्रदर्शित कर रही है, एक कौन सी स्थलाकृति को प्रदर्शित कर रही है? हाँ, ये स्पर्श को प्रदर्शित कर रही है और ये घाटी को प्रदर्शित कर रही है। ये किसको प्रदर्शित कर रही है? ये स्पर्श या पर्वत कटक की बात करें उसको प्रदर्शित कर, ये घाटी को प्रदर्शित कर रही है। जैसे आपको कभी सिखाया होगा कि यहां से आप बना के आपने यहां जैसे 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर और 400 मीटर, सॉरी इसको अपन 100 ले लेते हैं, ये 200, 300, 400 और 500 आपने बनाया। यहां से आपने एक यहां से आपने लंब डाला, तो इस बाहर वाली कितनी कहां पे आ रही है? 200 मीटर पे। आपने 200 पे टच कर लिया, ये 200 पे चिन्ह लगा लिया। ये कहां पे आ रही है? 300 पे। अब आपने ये बना दिया, ये क्या बना? पर्वत स्पर्श बन गया है। तो ऐसी समोच्च रेखाएं जो वी आकार में है और जिनका मान अंदर से बाहर की ओर कम हो रहा है, तो वो स्पर्श को प्रदर्शित करती है। और आप इनका बना के देख लेना, घाटी आएगी। इनका बनाएंगे, देखो बना के देखते हैं। इनकी घाटी बनेगी। सौ, 200, 300, 400, 500। तो इनमें भी अपन ये 500 पे टच हो जाएगी। ये 400 पे, ये 300 पे, अब जो अपने पास में क्या प्रदर्शित हो रहा है? घाटी प्रदर्शित हो रहा है। तो समोच्च रेखाओं के द्वारा भी अपने को स्थलाकृतिक जो मैप बनते हैं वो उस्तादर्शी या धरातल के ढाल के बारे में, उसकी आकृति के बारे में अपने को जानकारी मिलती है समोच्च रेखाओं के द्वारा। फिर तल चिन्ह भी होते हैं उस्तादर्शी मानचित्र में। क्या होते हैं? तल चिन्ह होते हैं। तल चिन्ह या बेंच मार्क, जो टोपो शीट होता है उस पर बीएम लिखा होता है। पूछा जाता है कई बार, टोपो शीट में बीएम लिखा होता है। मेरे को भी साक्षात्कार में पूछा था कि टोपो शीट पे बीएम लिखा होता है, उसका मतलब क्या होता है? बेंच मार्क। बेंच मार्क, यदि आप किसी भी रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, वहां पे आपको बेंच मार्क मिलेगा और उसमें लिखा रहेगा कि ये समुद्र तल से इतना ऊंचा है, इतनी ऊंचाई पर है, तो वो बेंच मार्क होते हैं। उन बेंच मार्क, जैसे मानो कि रेलवे स्टेशन, अब जैसे किसी स्थान का सर्वे करना, तो वो वापस समुद्र तल से उस स्थान को थोड़ी मापेंगे, पहले से समुद्र तल से मापे हुए रेलवे स्टेशन है या अन्य स्थान पॉइंट नापे हुए। अब अन्य दूसरे स्थानों का सर्वे करना तो उन बेंच मार्क से होगा, भी उस बेंच मार्क से दूरी लिखी होगी कि इस बेंच मार्क से इतनी ऊंचाई पर है, तो वो बेंच मार्क पहले ही समुद्र तल से कितना है वो लिखा हो रहेगा कि यहाँ पे लगा बेंच मार्क समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर है, बाकी जो सर्वे मानचित्र हुआ है वो उस पे। फिर एक होता है स्पॉट हाइट भी होता है, स्थानिक ऊंचाई। जैसे मान लिया कि समोच्च रेखाएं दिखाई हुई है, ये जैसे मान लिया कि ये 500 मीटर की ऊंचाई है, ये 1000 मीटर की ऊंचाई है और ये 1500 मीटर की ऊंचाई है। ये समोच्च रेखाएं, लेकिन समोच्च रेखाओं के मध्य ऐसा कोई स्थान आ जाए महत्वपूर्ण, जिसकी ऊंचाई दिखाना जरूरी होता है, तो उसे क्या कहते हैं? स्पॉट हाइट। यहाँ पे जैसे कोई मंदिर आ गया,
तो टेम्पल लिख के उसकी ऊंचाई लिख देते हैं। तो इसका मतलब वो स्पोर्ट हाइट का क्षेत्र है जो महत्वपूर्ण है, इसलिए वो समोच्च रेखाओं के अलावा भी इस मानचित्र में दिखाया जाता है। तो ये उस्तादर्शी मानचित्र कहलाते हैं। अब उस्तादर्शी में भी एक और होता है ऊंचाई जो प्रदर्शित करने वाला टेकोग्राफी मैप, जिसमें सापेक्षिक ऊंचाई और ढाल दोनों के बारे में मेंशन होता है कि कितनी यहाँ पे औसत ढाल कितनी है और औसत ऊंचाई कितनी चल रही है। उसे किस नाम से जानते हैं? ट्रेकोग्राफिक मैप। ट्रेकोग्राफिक मैप वो उस्तादर्शी मैप का ही एक प्रकार है। ट्रेकोग्राफिक मैप, ट्रेकोग्राफिक मैप में सापेक्षिक ऊंचाई और ढाल दोनों का मेंशन होता है। वो उस्तादर्शी मैप का ही एक प्रकार होता है। उस्तादर्शी मैप का ही एक प्रकार होता है, उसे ट्रेकोग्राफिक मैप कहा जाता है। फिर प्लेनिमेट्रिक मानचित्र, इंग्लिश नाम ज्यादा देते हैं एग्जाम में। आर्थिक सांस्कृतिक लाक्षणिक मानचित्र, जिसमें आर्थिक और सांस्कृतिक जो लक्षण होते हैं वो मानचित्र में दिखाए जाते हैं, वो प्लेनिमेट्रिक मानचित्र कहलाता है। जैसे मानो कि अपन ने कोई सड़क बनाई है, कोई मकान बनाया, कोई भी मानव निर्मित जो स्थलाकृतिक है, फैक्ट्री है, वो किस में आती है? प्लेनिमेट्रिक। सांस्कृतिक चिन्ह अपने मकान बनाने की विधि है, सड़क बनाने की विधि है, सड़कें हैं, वो क्या मानव द्वारा निर्मित है। तो आर्थिक और सांस्कृतिक लक्षणों को प्रदर्शित करने वाला मानचित्र क्या कहलाता है? प्लेनिमेट्रिक मानचित्र कहलाता है। तो लक्षण के आधार पे जो धरातलीय लक्षण है उनके आधार पे जो मानचित्र है वो दो प्रकार पड़ते हैं। उस्तादर्शी, जिसमें ऊंचावच का कहां पर स्थलाकृति कैसी है, कहां पर ऊंचावच कैसे है, तो उस्तादर्शी मानचित्र कहलाता है। उस्तादर्शी मानचित्र में जैसे समोच्च रेखाओं के द्वारा दिखा दिया, बेंचमार्क से सर्वे हो रखा है, कौन सा कहां पर मरुस्थल है, उनके बारे में उस्तादर्शी मानचित्र में बता। प्लेनिमेट्रिक मानचित्र में आर्थिक और सांस्कृतिक लक्षण दिखाए जाते हैं, वो क्या कहलाता है? प्लेनिमेट्रिक मानचित्र कहलाता है। फिर आगे कौन सा मानचित्र का प्रकार है? अपन पहले वितरण मानचित्र देख लेते हैं, या विशेष उद्देश्य के आधार पर थेमेटिक मानचित्र, जो विशेष उद्देश्य के आधार पर बनाए जाते हैं। विशेष उद्देश्य से बनाए गए मानचित्र, जैसे मान लिया कि भौतिक मानचित्र है। भौतिक मानचित्र है तो एक भौगोलिक दृष्टि को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से अपने बनाते हैं। ये आपने 11वीं क्लास से ज्योग्राफी आपकी रही है तो आपने मानचित्र देखे होंगे। राजनीतिक मानचित्रों में राज्यों की सीमा होती है, एक देश दूसरे देश की, वो राजनीतिक मानचित्र कहलाते हैं। तो वो राजनीतिक उद्देश्य से बनाया गया मानचित्र होता है, और जिसमें मरुस्थल कहां पर है, मैदान कहां पर है, पर्वत कहां पर है, उनको दिखाने के लिए जो मानचित्र होते हैं वो भौतिक मानचित्र। भौगोलिक मानचित्र में अपन अलग अलग पढ़ते हैं, खगोलीय। भौतिक मानचित्र में खगोलीय भी पढ़ते हैं, जिसके अंदर खगोलीय नक्षत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा भूकंप मानचित्र, भूकंप मानचित्र भी किसमें आते हैं? खगोलीय भौतिक मानचित्रों में आते हैं, जिसमें कहां पर भूकंप प्रभावित क्षेत्र कौन सा ज्यादा है, कौन सा कम है, उनकी अपने को जानकारी मिलती है। इसके अलावा मौसम मानचित्र या जलवायु मानचित्र भी भौतिक मानचित्र में भी आ सकते हैं। वायु दाब है, तापमान है, इनको किस में दिखाते हैं? जलवायु मानचित्र में दिखाते हैं। इसके अलावा वनस्पति मानचित्र आ जाएंगे। वनस्पति मानचित्र है, महासागरीय है, महासागरीय स्थलाकृति के बारे में जो जानकारी दे रहे हैं, जलीय क्षेत्रों के बारे में दे रहे हैं, वो भी क्या है? भौतिक मानचित्र है। तो विशेष उद्देश्य के आधार पर बनाए जाते हैं। फिर विशेष उद्देश्य के आधार पर राजनीतिक मैप, जिनमें कौन, जैसे भारत का अपन राजनीतिक मैप देखते हैं तो अपने इस प्रकार का राजनीतिक मैप थोड़ी आता है कि ये मरुस्थलीय क्षेत्र है, ये मैदानी क्षेत्र है, ये पठारी, कि चाहे उसमें पठार भी है, मैदान भी है, लेकिन उसकी राज्य की सीमा दिखाई जाती है। वो राज्य में जिले की, जिले में तहसील की, तहसील में मानो पंचायत की, पंचायत में गांवों की सीमा दिखाते हैं। तो वो क्या है? राजनीतिक मैप कहलाते हैं। इसी प्रकार आर्थिक मैप या सांस्कृतिक भी कह सकते हैं।
सांस्कृतिक मैप भी आते हैं जिनमें मकान बनाने की डिजाइन है, कहाँ पर किस प्रकार की स्थलाकृत मानव द्वारा निर्मित स्थल चिन्ह है, उनके बारे में जानकारी मिलती है। फिर इसके अलावा आर्थिक मानचित्र भी आर्थिक उद्देश्य से बनाए गए हैं। वे आर्थिक उद्देश्य से मानचित्र बनाते हैं, जैसे आर्थिक मानचित्र में कृषि के बारे में, उद्योग के बारे में, परिवहन के बारे में, ये क्या कहलाते हैं, आर्थिक मानचित्र। तो कोई भी मानचित्र जो विशेष उद्देश्य के आधार पर बनाया जाता है वो मानचित्र आते हैं। इनमें कोई विशेष, जैसे आपको डायरेक्ट पूछेंगे कि तापमान है, जलवायु है, वायु दाब वाले मानचित्र, वो किस में आते हैं, जलवायु मानचित्र या मौसम मानचित्र में आ जाएंगे। जैसे आपको मानो कि सदाबहार वनस्पति है, पर्णपाती वनस्पति है, इनके बारे में जो मानचित्र वनस्पति मानचित्र में आ जाएंगे। मृदा के बारे में, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, वो आ जाएंगे। फिर भूकंप के बारे में जानकारी, फिर दिक्सूचक के बारे में, जैसे मानो कि भौगोलिक उत्तर और चुंबकीय उत्तर में दोनों में जो कोणिक अंतर होता है उसका भी मानचित्र आता है, दिक्सूचक मानचित्र। भौगोलिक उत्तर और चुंबकीय उत्तर दोनों एक जगह नहीं है। अपना जो ट्रप कंपास आप सर्वे में पढ़ते हो वो चुंबकीय ध्रुव की तरफ आकर्षित होता है, भौगोलिक उत्तर की तरफ आकर्षित नहीं होता है। भौगोलिक उत्तर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है और चुंबकीय उत्तर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर नहीं है, वो कनाडा में स्थित है। तो वो अपना ट्रैप कंपास भौगोलिक उत्तर नहीं बता के चुंबकीय उत्तर बताता है, तो उनके बारे में भी जानकारी मिलती है। तो कोई भी विशेष उद्देश्य, जैसे मानो कृषि में भी अपन ले ले कि बाजरे का वितरण दिखाना है, तो बाजरे के विशेष उद्देश्य से गेहूं का वितरण दिखाना है। इसी प्रकार मिट्टी के बारे में कि ये कौन सी मिट्टी, ब्लू मिट्टी है, ब्लू मिट्टी में भी कौन कौन से प्रकार है उनके बारे में, तो वो विशेष उद्देश्य से बनाए जाते हैं। जो भी जिस उद्देश्य से बनाया जाता है, सैनिक मानचित्र है, सेना के मूवमेंट के आधार पर बनते हैं, तो कोई भी विशेष उद्देश्य से बनाया गया मानचित्र थीमेटिक मानचित्र कहलाता है। लेकिन यहां से कोई ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो लगभग सही कर देते हैं। कृषि मानचित्र किस प्रकार का था, आर्थिक मानचित्र। जनसंख्या का वितरण में जनांकिक मानचित्र कहलाएंगे। कहां पर लिंगानुपात कम है, कहां पर ज्यादा है। साक्षरता के बारे में भी मानचित्र होते हैं, साक्षरता का वितरण भी दिखाया होता है ना, कि यहाँ साक्षरता ज्यादा है, यहाँ पे कम है। जनगणत्व में भी अपन देखते हैं कि जनगणत्व यहाँ पे भरतपुर की तरफ, जयपुर की तरफ ज्यादा है तो वहां पे डार्क थोड़ा ज्यादा रहता है, और कम है तो वहां पे। उस प्रकार का कोई भी विशेष उद्देश्य से अपन बनाते हैं तो वो थीमेटिक मानचित्र कहलाते हैं। लेकिन यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, या तो वर्त मापने के आधार पे या लक्षणों के आधार पे। अब तीसरा जो ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो है रचना विधि के आधार पे। कौन कौन से होते हैं, रचना विधि के आधार पे कौन सा, हाँ, रचना विधि या उसको वितरण मानचित्र भी कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, वितरण मानचित्र भी उनको कहते हैं। रचना विधि के आधार पे या वितरण मानचित्र, वितरण मानचित्र वितरण दिखाते हैं, वो वस्तुओं के वितरण दिखाने के लिए रचना विधि के आधार पे मानचित्र बनाते हैं। उनको गुणात्मक और मात्रात्मक दो भागों में विभाजित करते हैं, गुणात्मक और मात्रात्मक। ये दो मुख्य प्रकार है वितरण मानचित्र में, गुणात्मक मानचित्र और मात्रात्मक मानचित्र। गुणात्मक में मतलब गुण दिखाए जाएंगे और मात्रात्मक मतलब संख्या दिखाई देगी। मोटे तौर पे मैं यहां से आपको बात बता देता हूं, जैसे जनसंख्या घनत्व में अपन बात करते हैं, ये लिखा जाए कि उच्च जनसंख्या घनत्व है, मध्यम जनसंख्या घनत्व है, निम्न जनसंख्या घनत्व है, तो ये क्या है, गुणात्मक मानचित्र। और अपन लिख देते हैं कि यहां पर 400 से 500 है, फिर लिख देते हैं कि 400 से 200 है, फिर लिख देते हैं 200 से 100 है। तो ये मात्रा आ गई, संख्या आ गई, तो ये क्या कहलाएगा, मात्रात्मक मानचित्र कहलाएगा। तो गुणात्मक मानचित्र में गुण दर्शाए जाते हैं और मात्रात्मक मानचित्र में संख्या दिखाई जाती है, तो इसे संख्यात्मक मानचित्र भी कहते हैं।
क्वांटिटी और क्वालिटी, मात्रात्मक इसको कहते हैं। तो इस प्रकार गुणात्मक और मात्रात्मक मानचित्र के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनके प्रकार कौन कौन से हैं और इनमें क्या क्या विशेषता है। तो गुणात्मक मानचित्र में कौन से पढ़ते हैं? रंगारेख मानचित्र है और वर्ण प्रतीकी मानचित्र है। वर्ण प्रतीकी और रंगारेख मानचित्र पढ़ते हैं किसमें? गुणात्मक में। वर्ण प्रतीकी मानचित्र और दूसरा है रंगारेख, रंगारेख मानचित्र, कोरो स्कीमेटिक और कौन सा है? कोरोप्लेथ नहीं है ये, कोरोक्रोमेटिक मानचित्र और रंगारेख को बोलेंगे। और वर्ण प्रतीकी कोरोस्कोमेटिक, वर्ण प्रतीकी मानचित्र वो आइसोप्लेथ और कोरोप्लेथ किस में आएंगे? मात्रात्मक में आएंगे। या वर्ण प्रतीकी और रंगारेख मानचित्र किस में आएंगे? गुणात्मक। वर्ण प्रतीकी का मतलब आप कोई भी वस्तु का वितरण दिखा रहे हो, उसका कोई चिन्ह बना देते हो, कोई भी आप चिन्ह बना देते हो, वो किस में आएगा? वर्ण प्रतीकी। जैसे आपने देखा होगा खनिज का वितरण दिखाते हैं अपन, खनिज का अपन वितरण दिखाते हैं, तो उस खनिज के वितरण में आपने कई जगह देखा होगा कि गोला बनाया हुआ है, किसी वितरण के लिए त्रिभुज बनाया हुआ है। किसी के लिए आपने देखा होगा कि वृत्त बनाया हुआ है, किसी के लिए आयत बनाया हुआ है। तो वो वर्ण प्रतीक के अंदर आते हैं। वर्ण प्रतीक के अंदर अपन ज्यामितीय प्रतीक, ज्यामितीय प्रतीक मतलब आपने यदि त्रिभुज बना दिया, वृत्त बना दिया, आयत बना दिया, वृत्त बना दिया, जैसे किसी जगह त्रिभुज बनाया हुआ है और उसके नीचे सारणी में लिख दिया कि जहां त्रिभुज बना हुआ है इसका मतलब लोहा है, उस क्षेत्र में पाया। यहाँ जहां वृत्त बना हुआ है इसका मतलब वहां पे तांबा पाया जाता है, या मानो कि सोना पाया जाता है। जो कुछ भी आपने वहां का उसका विवरण नीचे लिख दिया। तो ये ज्यामितीय चिन्हों के आधार पर जो वितरण आते हैं वो वर्ण प्रतीकी मानचित्र का ही प्रकार है। फिर होता है इसके अंदर मूलाक्षर, मूलाक्षर विधि। जैसे आपने यदि मूलाक्षर के अंदर आपको यदि गेहूं दिखाना है तो डब्ल्यू लिख दिया, फिर उसका मूल फर्स्ट अक्षर लिख दिया मूलाक्षर के अंदर। चावल दिखाना है तो आर लिख दिया। तो जो भी मूल शब्द है वो आपने लिख दिया, चाहे हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मूलाक्षर का मतलब जो जिस वस्तु का वितरण दिखाया जा रहा है उसका प्रथम अक्षर लिख दिया जाता है। फिर नामांकन, मतलब नाम लिख दिया जाता है, गेहूं की जगह गेहूं लिख दिया जाता है। और भी आपको किसका वर्ड भी लोहा का दिखाना है तो लोहा लिख दिया, वहां पे तांबा दिखाना है तांबे लिख दिया। तो खनिज में जितने भी खनिज है उनके नाम लिख दिए। यदि कृषि फसल का दिखाना है तो फसलों के नाम लिख दिए। तो उसमें नामांकन विधि भी कहते हैं। और फिर अपन इसमें ले सकते हैं चित्रमय विधि, मतलब यदि गेहूं दिखाना है तो गेहूं का पौधे का चित्र बना दिया, बाजरा दिखाना है तो बाजरे का चित्र। देखते हैं अपन छोटी किताबों में बना हुआ रहता है। तो वो क्या है? चित्रमय विधि वो गुणात्मक की वर्ण प्रतीकी में आती है। जैसे अपन देख रहे हैं ताजमहल का चित्र बना हुआ है मानचित्र में, लाल किले का बना हुआ है, जो पर्यटक स्थल है उनमें पर्यटक स्थलों जो भी है उनके चित्र बने हुए होते हैं। तो वो किसमें? चित्र में आते हैं वर्ण प्रतीकी के। तो ये वर्ण प्रतीकी मानचित्र के अंदर आएंगे। फिर रंगारेख के अंदर रंगक मानचित्र, रंगारेख के अंदर कलर के द्वारा, अलग अलग कलर के द्वारा, जहां पे मानो कि जनसंख्या का वितरण की बात देख रहे हैं अपन, जहां पे अधिक जनसंख्या घनत्व हो गहरा कलर होगा, और जहां पे और उससे कम है तो कलर के आधार पे दिखा देते हैं। अब रंगक मानचित्र में अपन देखते हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय
जो मान्यता प्राप्त रंग है, जैसे मानो कि मैदानी क्षेत्र के लिए दिखाना है तो आपको पीला रंग दिखाते हैं, पठारी क्षेत्र के लिए आपको दिखाना है तो हल्का भूरा है, पर्वतीय भागों में गहरा भूरा है, इसी प्रकार ध्रुवीय भागों के लिए सफेद कलर दिखाए जाते हैं। तो रंगक मानचित्र के द्वारा भी गुण बता दिया जाता है कि यहाँ पे किस प्रकार की स्थलाकृति है या क्या स्थिति है, तो वो दिखाते, वो रंगक मानचित्र है। फिर स्तर रंगक, इसमें तो अपन अलग अलग रंग भी दिखाते हैं रंगक में। फिर स्तर रंगक में स्तर रंगक मानचित्र में अपन क्या करते हैं कि उसके जैसे जहां पे ज्यादा जनघनत्व वहां पर गहरा कलर करते हैं और कम है वहां पर उसी का हल्का कर देते हैं। तो इस एक ही रंग के द्वारा उसकी लहरें बढ़ा देना, विस्तर बढ़ा देना कि अधिक घनत्व है इसका मतलब ज्यादा कलर गहरा है, फिर कम है तो और कम गहरा, फिर हल्का हल्का कलर करके उस प्रकार स्तर रंगक मानचित्र बढ़ाते हैं। फिर जो छाया विधि के द्वारा एक ही कलर के छाया विधि के द्वारा एक ब्लैक कलर से अपन छाया द्वारा दिखा सकते हैं। तो ये जो प्रकार है ये किस में आते हैं, गुणात्मक मानचित्र में आते हैं, ये गुणात्मक मानचित्र में आते हैं। तो खोल शरण खोल गेट खोल। फिर अपन मात्रात्मक की बात करते हैं। लोग है उनको बोल दो इधर से आ जाओ। मात्रात्मक मानचित्र, मात्रात्मक में कौन कौन से पढ़ते हैं, आइसोप्लेट, कोरोप्लेट और बिंदु मानचित्र। बिंदु मानचित्र, बिंदु मानचित्र, ये मानचित्र किस में आते हैं, मात्रात्मक में। मात्रात्मक मानचित्र में कोरोप्लेट, आइसोप्लेट और बिंदु डॉट मेथड के द्वारा जो दिखाते हैं वो मात्रात्मक में आते हैं। मात्रा आइसो कोरोप्लेट को क्या कहते हैं नाम हिंदी में, वर्णमात्री, वर्णमात्री मानचित्र। और आइसोप्लेट को कहते हैं सममान रेखा मानचित्र, सममान रेखा मानचित्र। और तीसरा है बिंदु मानचित्र, बिंदु मानचित्र। ये तीनों ही क्या है, मात्रात्मक मानचित्र है। वर्णमात्री मानचित्र में छाया के द्वारा, इसलिए इसे छाया विधि इसे भी कहते हैं। वहां पर भी अपन वापस बात करेंगे, जो अपन उधर गुणात्मक में पढ़ रहे हैं छाया विधि, उसमें एक ही कलर के द्वारा दिखा रहे, इसमें भी एक ही कलर के, लेकिन उसके साथ नीचे मात्रा लिखी रहती है। भी जो अपन छाया विधि में कलर देख रहे हैं और वर्णमात्री में, इसे वर्णमात्री को भी छाया विधि कहते हैं। इसमें फिक्स संख्या, जैसे जिले दिए हुए, जिलों का जनगणत्व तो दिया हुआ है। जैसे मान लिया कि अपन ये डायग्राम है, इसके अंदर कोई भी चिन्ह दे दिया, और ये कर दिया, तो यहां अपन ने इस लंबी रेखा के लिए लिख दिया कि जनघनत्व है 400 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और यहां पे लिख दिया 300 से 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर।
यहां अपन ने लिख दिया कि 200 से 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, फिर यहां लिख दिया कि 200 से कम है। तो ये क्या हो गया, वर्ण मात्री मानचित्र हो गया, मात्रात्मक मानचित्र हो गया। लेकिन ये चीजें आप नहीं लिखे, इनमें यहां लिखते हो आप उच्च जनघनत्व, मध्यम जनघनत्व, निम्न अति निम्न जनघनत्व। तो ये क्या हो जाएगा, गुणात्मक मानचित्र का प्रकार हो जाएगा, ये गुणात्मक मानचित्र का प्रकार हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या है, वर्णमात्री मान। अब वर्णमात्री मानचित्र दिखाने के लिए आपको प्रशासनिक मानचित्र की आवश्यकता होती है। भी आप जनसंख्या के आंकड़े ले रहे हो तो जिले वाइज लेते हैं अपन, किस जिले में कितना जनघनत्व है, तो उसके आधार पे अपन देखते हैं। तो इसमें अपने को प्रशासनिक मानचित्र और उनकी सीमाओं का ज्ञान होना जरूरी है वर्णमात्री मानचित्र बनाते समय। और सममान रेखा मानचित्र बनाते समय उसकी आवश्यकता नहीं होती है। ये दोनों में अंतर पूछा जाता है, आइसोप्लेट और पोरोप्लेट में अंतर पूछा जाता है वर्णमात्री और सममान रेखा मानचित्र में। इसमें तो क्या है, प्रशासनिक सीमा वाला मानचित्र चाहिए, इसमें स्थलाकृतिक मानचित्र चाहिए। क्योंकि जो समान रेखा मानचित्र है जिसमें समताप रेखाएं है, वायुदाब की रेखाएं हैं, समदाब रेखा है, समताप रेखा है, आइसोबार, आइसोहाइट, आइसोनेप, ये जो रेखाएं बनाते हैं उनके लिए समान रेखा मानचित्र की आवश्यकता होती है। जैसे उसमें आपको पूछते हैं कि समान मान वाले मूल्यों में को प्रदर्शित करने के लिए समान रेखा मानचित्र की आवश्यकता होती है। उसमें जैसे कहते हैं कि समान सूर्य ताप मिलाने के लिए क्या, कौन सी रेखा होती है, आइसोहेड, और आइसोथर्म होती है समान तापमान वाले के। इनमें फर्क है, दोनों में ध्यान रखना। पूछा जाए कि तापमान मापने का यंत्र कौन सा होता है, थर्मामीटर, और सूर्य ताप मापने का यंत्र होता है पायरोहेलियोमीटर। पायरोहेलियोमीटर। दिन में सर्वाधिक सूर्य ताप कब प्राप्त होता है, तो सर्वाधिक सूर्य ताप स्थानीय समय के 12 बजे प्राप्त होता है। और तापमान सर्वाधिक कब होता है, तो दोपहर बाद में, अपराह्न, मतलब 3 से 4 बजे तापमान सर्वाधिक अंकित होता है। बाकी सूर्य ताप सर्वाधिक कब प्राप्त होता है, स्थानीय समय के 12 बजे। मतलब जब सूर्य सर्वाधिक ऊंचाई पर होता है तब सूर्य ताप सर्वाधिक प्राप्त होता है। लेकिन तापमान उस समय सर्वाधिक नहीं होता है, तापमान 3 से 4 बजे सर्वाधिक होता है। तापमान का तो स्टोर हो रहा है, धीरे धीरे वो इसलिए तापमान बढ़ रहा है। सूर्य ताप तो जब सूर्य आकाश में सर्वाधिक ऊंचाई पे होगा, लंबवत होगा, तब सूर्य ताप सबसे ज्यादा होता है। तो आइसोहेल समान सूर्य ताप वाले स्थानों को मिलाने के लिए खींची जाती है, और आइसोबार समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने के लिए, आइसोथर्म समान तापमान वाले समताप रेखा। समताप रेखा, समताप रेखा कहां का तापमान बताती है अपने को, यही पूछ ले आपको कि समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने के लिए जो समताप रेखा होती है तो वो कहां का तापमान बताती है, तो औसत समुद्र तल का, औसत समुद्र तल का तापमान बताती है। जैसे अपन बात करते हैं कि समताप रेखा के बारे में आ जाए, ये डायरेक्ट समताप आया था फर्स्ट ग्रेड में, यह हुआ क्वेश्चन, समताप रेखा कहां का तापमान प्रदर्शित करती है, तो औसत समुद्र तल का, औसत समुद्र तल का तापमान प्रदर्शित करती है। जैसे मान लिया कि आपको अब ये पूछ लें कि कुचामन शहर की ऊंचाई 1650 मीटर है, कुचामन शहर की ऊंचाई 1650 मीटर है, और आज का यहाँ का औसत तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो शाम के समय जब मौसम मानचित्र प्रकाशित होगा तो कुचामन से कितने डिग्री की समताप रेखा गुजरते हुए दिखाई जाएगी। भी कुचामन शहर है
उसकी ऊंचाई 1650 मीटर है और आज का वहां का तापमान कितना अंकित किया है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड अंकित किया गया। अब यदि मानचित्र में वहां से समताप रेखा दिखाएंगे तो कितने डिग्री की समताप रेखा दिखाएंगे? बी कितनी हो जाएगी? तो कितनी होगी? 40 डिग्री की समताप रेखा, 40 डिग्री की समताप। भी एक इधर देखो, 165 मीटर पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर जाते हैं तापमान बढ़ता है, नीचे आते हैं तो घटता है, नीचे आते हैं तो घटता है। वायुमंडल में यदि 165 मीटर आप ऊपर जा रहे हो तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाएगा, और नीचे आ रहे हो, सॉरी ऊपर जाते हैं तो कम हो जाता है, नीचे आ रहे हैं तो बढ़ेगा। वायुमंडल में नीचे आएंगे तो बढ़ेगा, और वायुमंडल में आप ऊपर जा रहे हो तो कम होगा। अब कुचामन शहर 1650 मीटर है और समताप रेखा कहाँ का तापमान बताती है? समुद्र तल का। अब इसको समुद्र तल पे लेओगे तो अब इसका मतलब आप इतने नीचे आओगे तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाएगा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाएगा। तो ये 30 की जगह 40 होता है। यदि कुचामन शहर समुद्र तल पे होता तो इतना डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। इसको लैंग्वेज को चेंज भी कर सकते हैं कि कुचामन शहर का तापमान 30 डिग्री है और उसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1650 मीटर है, तो आज उसका तापमान यदि समुद्र तल पे होता तो कितना होता? 40 डिग्री। भी 1650 मीटर ऊंचा है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, और यदि वो समुद्र तल पे होता, समुद्र तल के बराबर होता, तो उसका तापमान कितना होता? तो इसका मतलब इतना नीचे पे आएंगे अपन तो 10 डिग्री बढ़ जाएगा। भी 165 तो 165 का आप भाग दोगे कितना? 10 डिग्री आया। इसका मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ेगा। तो 10 डिग्री बढ़ेगा, इसका मतलब यदि समताप रेखा का पूछा जाए तो इस समताप रेखा कहाँ का तापमान बताती है? समुद्र। अब ये दे दे कि आज के मौसम मानचित्र में कुचामन शहर से गुजरने वाली समताप रेखा का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो कुचामन शहर का औसत तापमान कितना था? तो अब भी समताप रेखा तो समुद्र तल का बता रही है, और ये है कहां पर? ऊंचाई पे है। इसका मतलब ये तापमान। तो यहाँ पे तो अपने को ये सीखना नहीं था, लेकिन मैंने थोड़ा बता दिया कि इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो पूछ लिया कि समताप रेखा कहाँ का तापमान बताती है, तो औसत समुद्र तल का बताती है। अब समताप रेखा में आपको वो तो पूछा हुआ है क्वेश्चन, ये पूछ ले कि कोई भी शहर है इतना ऊंचा है, उसका आज का तापमान इतना है, तो वहां से कितने डिग्री की समताप रेखा गुजरेगी, तो वो आ जाएगी। और यदि समताप रेखा दी हुई है वहां का तापमान पूछा जाए तो भी, समताप रेखा दी हुई है और तापमान पूछा जाए तो हर 165 मीटर पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम कर लेना। और तापमान दिया हुआ समताप रेखा पूछी जाइए तो जितनी ऊंचाई दी हुई है उसमें हर 165 मीटर पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ा देना है, ये ध्यान रखना है। अब कि जो भी समान रेखा होती है उनमें एक विधि काम में ली जाती है और उसका क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। समान रेखा विधि प्रदर्शित करने के लिए अंतर्वेशन विधि काम आती है। समान रेखा मानचित्र बनाने के लिए कौन सी विधि काम आती है? अंतर्वेशन विधि काम आती है। अंतर्वेशन विधि काम में लेते हैं, जैसे यहां का तापमान आज 45 डिग्री है, इस जगह का तापमान 38 डिग्री है, यहां का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहां का तापमान 48 है, यहां का तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपको इस मानचित्र में 40 डिग्री की समताप रेखा बनानी है, तो वो किस ओर गुजरेगी? तो लगभग अपन मान लेते हैं कि ये इधर से गुजरेगी, ठीक है। अब ये कैसे पता किया?
जैसे ये दो स्थान है, इन दो स्थानों में ये रेखा खींच दी, ठीक है। अब दूरी कितनी है, मान लिया कि अपन औसत दूरी मानो 7 सेमी और इनमें अंतर भी 7 का है, तो हर 1 सेमी इसकी 7 भाग कर लिए, 1 2 3 4 5 6 से 7 भाग कर लिए, 5 भाग उधर रहने चाहिए, 2 भाग इधर रहने चाहिए, वहां से वो रेखा गुजरेगी। मैं वापस बनाता हूं थोड़ा, ये जैसे इसमें पूरे बना लेते हैं, 2-3 लाइन बना लेते हैं। 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पे 38 है, यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पे 42 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पे 38 डिग्री है, यहाँ पे 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पे 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पे 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब आपको जो समताप रेखाएं दिखानी है उसमें, एक तो समताप रेखाएं चाहे कोई भी समान रेखा है, उसमें यह नियम है कि समान अंतराल पे खींची जानी चाहिए। जैसे आप ये खींच दिया आपने, जैसे मानो कि 30 डिग्री की समताप रेखा, और ये खींच दिया आपने 20 डिग्री की समताप रेखा। अब आगे आप यहाँ पे 22 डिग्री की समताप रेखा नहीं खींच सकते, अंतराल बराबर बराबर होना चाहिए। अब अंतराल है क्या होना चाहिए, बराबर, या तो 5-5 के अंतराल पे खींचो, या 2-2 के अंतराल पे खींचो, या 1-1 के अंतराल पे खींचो, लेकिन अंतराल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, समान होना चाहिए। समान रेखा मानचित्र में, समान रेखा मानचित्र में समान मूल्यों को मिलाने के लिए रेखाएं खींची जाती है, समान मूल्यों को मिलाने के लिए रेखाएं खींची जाती है, लेकिन उसमें अंतराल क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे जहां पे आप समदाब रेखा खींच रहे हो, जैसे 1005 और फिर 1000 की खींच रहे हो, तो फिर आपकी 995 की आएगी। ये नहीं कि आप 998 की खींच सकते हो, 997 की खींच सकते हो, ऐसे नहीं हो। समान अंतराल होना चाहिए, चाहे आप एक एक अंतराल से रख रहे हो, 1004 फिर 1003 तो खींच सकते हो, क्योंकि आप यहाँ एक एक का अंतराल दे रहे, तो जितने जितने का अंतराल होगा उसके हिसाब से आप। अब इसमें क्या है कि जैसे आप 45 डिग्री समताप रेखा खींच दी यहाँ, अब 5 के अंतराल से आप 40 खींचना चाहते हो, 40 खींचना चाहते हो तो 40 एक तो आपके पास में है। अब यहाँ पे 45 डिग्री है, यहाँ पे 38 है। अब आपने यहाँ पर माप लिया कि ये जैसे दूरी है 10 सेमी या 15 सेमी के बीच में दूरी आ रही है मान से, और इन मान में अंतर है 60 डिग्री का, तो जितने की भी आ रही है उसको 7 भागों में बांट लो, 7 भागों में बांट लो। मानो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 5 भाग उधर रहेंगे। और अब ये 40 डिग्री की समताप रेखा कहां से गुजरेगी, इसमें इधर से। अब यहाँ पे देखो 3 का ही अंतर है, इतनी दूरी है, तो अब इसको 3 भागों में बांट लो, 1 2 और 3, तो मानो सॉरी 40 तो इधर नहीं, यहां से गुजरेगी। ये 38 और 42 के बीच में 2 का अंतर है, अब इसको 2 भागों में बांट लो, तो ये 40 डिग्री की समताप रेखा इधर से गुजरेगी। अब यहां से मानोगे आप 35 डिग्री लेना था, 35 डिग्री समताप रेखा, तो वो यहां पे मिलेगी आपको 35, तो ये कितने का अंतर, 8 का है। इस रेखा को 8 भागों में बांटो, और फिर आप इधर 3 छोड़ो और इधर 5, तब मिलेगा आपको 35 डिग्री। भी यहाँ पे जैसे मान लिया कि इसको आपने 37 डिग्री, 36 डिग्री, 35, 34, 33, 32, 31 और ये 30, तो आप यहां से गुजरेगी 35 डिग्री, और फिर ये 35 इधर मिल रहा है। मानो यहाँ 32 है और 38 है, तो इसको इस रेखा को 6 भागों में बांटो, और फिर जहां से वो गुजरी है वहां से गुजरेगी। तो इसे क्या कहते हैं, अंतर्वेशन विधि। तो अंतर्वेशन विधि किस प्रकार के मानचित्र निर्माण में काम आती है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया एग्जाम, आप पुराने पेपरों में देखो खूब बार पूछा हुआ। अंतर्वेशन विधि किस प्रकार के मानचित्र निर्माण में काम आती है, तो समान रेखा जो मानचित्र होता है, आइसोप्लेट जो मानचित्र होता है, उसमें काम आएगी।
तो आइसोप्लेट मानचित्र है या समान रेखा मानचित्र है, उसमें प्रशासनिक मानचित्र की आवश्यकता नहीं होती है। उसमें जो धरातलीय लक्षण जो प्रदर्शित कर रहा है या जो भौगोलिक मानचित्र है वो काम में लिया, और जो वर्णमात्री मानचित्र है उसको प्रदर्शित करने के लिए क्या काम में लेते हैं? प्रशासनिक मानचित्र काम में लेते हैं। आप घनत्व का वितरण प्रदर्शित करना है, किसी भी फसल का हो चाहे जनसंख्या का हो, वो किससे आएगा? वर्णमात्री। अभी मैं कह रहा था जनसंख्या घनत्व कई बार एग्जाम में आया है। किसी भी फसल या जनसंख्या का घनत्व का को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा मानचित्र काम आएगा? वर्णमात्री। लेकिन जनसंख्या का वितरण दर्शाने के लिए बिंदु मानचित्र काम में। जनसंख्या का वितरण दिखाने के लिए कौन सा मानचित्र काम में लेंगे? बिंदु मानचित्र काम में लेंगे। जनसंख्या का घनत्व, फसल का घनत्व दिखाने के लिए वर्णमात्री मानचित्र, वर्णमात्री मानचित्र। जैसे मानो कि आप बाजरे की फसल का वितरण दिखा रहे हो, तो बाजरे की फसल का आपके पास में पहले जिले वाइज आंकड़े होने चाहिए, जिले वाइज आंकड़े होने चाहिए। फिर ज्यादा घनत्व वालों को आप गहरा दिखाओगे, जहां जहां बाजरा प्रति हेक्टेयर उत्पादन ज्यादा हो रहा है, और जहां कम हो रहा है वो उनको हल्के कलर से दिखाओगे। तो किसी भी फसल या किसी भी चीज का घनत्व प्रदर्शित करने के लिए वर्णमात्री मानचित्र की आवश्यकता होती है, और वर्णमात्री मानचित्र के लिए प्रशासनिक मानचित्र होना जरूरी है। समान रेखा मानचित्र के लिए जरूरी नहीं है। आपको 8-10 नाम याद होने चाहिए। समान रेखा में जो इंग्लिश में नाम है वो पूछे जाते हैं, भी आइसोहेल है, आइसोथर्म है, आइसोनेप है, इस प्रकार 8-10 नाम आपको लिखे हुए हैं। वो आपको ध्यान में रखना है कि किस किस वितरण के लिए कौन सा मानचित्र आता है। जैसे आइसोहेल पूछा गया था अभी लेबर असिस्टेंट वाले पेपर में, समान सूर्यताप को मिलाने के लिए, समान सूर्यताप को मिलाने के लिए आइसोहेल्स, तो लवणता के लिए आइसोहेल, आइसोहेलाइन। पाइप वो है घनत्व के लिए, घनत्व के लिए, समुद्री जल के घनत्व के लिए वो आता है। पाइकोक्लाइन, थर्मोक्लाइन तापमान के लिए, थर्मोक्लाइन, पाइकोक्लाइन, हेलोक्लाइन वो ऐसा क्षेत्र है जहां पर गहराई में जाते हैं तो समुद्री लवणता में एक तीव्रता से परिवर्तन आता है, उसे आइसोहेलाइन। जहां पे तापमान में तीव्रता से परिवर्तन होता है उसमें आइसोथर्मोलाइन, और जहां घनत्व में परिवर्तन होता है पाइकोक्लाइन कहा जाता है आइसोहेल। हाँ, तो वर्णमात्री मानचित्र में तो क्या होना चाहिए? प्रशासनिक मानचित्र की आवश्यकता, और समान मानचित्र में प्रशासनिक मानचित्र की आवश्यकता नहीं होती है। समान रेखा बनाने के लिए किस विधि काम में ली जाती है? अंतर्वेशन विधि। और समान रेखा मानचित्र बनाने के लिए जो समान रेखाएं बनाई खींच जाती है उनमें अंतराल समान मूल्य का होना चाहिए। ये नहीं कि आप पहली दो समान मान किया समताप वाली, जैसे 40 डिग्री और 30 कर दी तो अगली आप 25 कर दोगे, नहीं, अंतराल बराबर रखना होगा। ये भी इसकी विशेषता वर्णमात्री समान रेखा मानचित्र की, कि अंतराल है वो समान मूल्य का होगा। जब वहां पे धरातल पे, इसीलिए तो कहते हैं कि यदि समताप रेखाएं पास पास है तो ताप प्रवणता अधिक है, और दूर दूर है तो ताप प्रवणता कम है। इसका मतलब देखो कि ये नजदीक नजदीक खींच दी आपने, तो यहां पे जैसे मानो कि 35, 30, 25 और 20, और यहां पे आपने दूर दूर खींच दी 30, या मानो 35, 30, 25 और 20। अब यहां पे इतनी दूरी में कितना अंतर आया है? 15 डिग्री का। यहां पे इतनी सी दूरी में
15 डिग्री का अंतराल है। इसका मतलब जहां पे समताप रेखाएं पास पास खींची हुई है वहां पे ताप प्रवणता ज्यादा है, और जहां दूर दूर खींची हुई है वहां पे ताप प्रवणता। अब यहां पर भी तो खींच सकते थे ना आप, नजदीक नजदीक नहीं, 35 खींच देते, 34 खींच देते, 32 खींच देते, 33 खींच देते, नजदीक नजदीक हो जाती, लेकिन अंतराल समान हो। ये तो बात नहीं, भी अंतराल क्या होगा, बराबर होना चाहिए। ये अंतराल बराबर आएगा तब ही ये स्थिति होगी। तो एक तो अंतराल बराबर होता है, और इनका विभाजन करने के लिए कौन सी विधि काम में लेते हैं, अंतर्वेशन विधि काम में लेते हैं। अब है बिंदु विधि। बिंदु मानचित्र से जनसंख्या का वितरण दिखाया जाता है। जनसंख्या का वितरण दिखाने के लिए बिंदु विधि काम में ली जाती है। तो बिंदु विधि में बिंदु विधि के अंदर क्या विशेषता है, एक तो अपने को वितरण दिखा रहे हैं तो उससे पहले वहां के आंकड़े अपने पास में होने चाहिए, और फिर उस क्षेत्र के नकारात्मक बिंदु आपको ध्यान में होना चाहिए। नकारात्मक क्षेत्र जिस वस्तु का आप वितरण दिखा रहे हो और वो वहां पाई नहीं जा सकती, ऐसे क्षेत्र में, जैसे मान लो कि अजमेर शहर का आप जनसंख्या का वितरण दिखा रहे हो, और आप जैसे मान लिया कि अजमेर शहर का नक्शा, अब आपने जनसंख्या का वितरण दिखाना है और बिंदु सभी जगह लगा दिए, बिंदु सभी जगह लगा दिए मान लिया, लेकिन यहां तो आना सागर झील थी, आना सागर झील में तो जनसंख्या रह ही नहीं सकती। आना सागर झील है तो जनसंख्या थोड़ी रहेगी नहीं। तो ऐसे नकारात्मक क्षेत्र जहां पर उस वस्तु का वितरण नहीं पाया जाता है उसकी अपने को जानकारी होनी चाहिए। तो बिंदु वितरण में जो नकारात्मक क्षेत्र वो कौन से होते हैं, तो जहां जिस वस्तु का वितरण दिखा रहे हो और वहां पाए जाने की संभावना नगण्य होती है उसे नकारात्मक क्षेत्र कहते हैं। तो जैसे मानो कि कुचामन शहर का वितरण दिखा रहे हो और आप इस पहाड़ी को नहीं छोड़ रहे हो, पहाड़ी पे जनसंख्या नहीं है ना, पहाड़ी पे नहीं है, तो ऐसे क्षेत्र जहां पर जनसंख्या पाई नहीं जाती उन क्षेत्रों में आपको उसका वितरण नहीं दिखाना। बिंदु का आकार क्या होगा, समान होगा, और बिंदु है वो मापक के आधार पर एक बिंदु का मूल्य निर्धारित किया होता है कि एक बिंदु है वहां पर एक बिंदु, सभी बिंदुओं का आकार पहले तो समान समान होगा, और दूसरी क्या है कि उसका मूल्य निर्धारित हो। जैसे एक बिंदु है, पहले लिखा होगा कि एक बिंदु 5,000 जनसंख्या को प्रदर्शित कर रहा है या 50,000 को प्रदर्शित कर रहा है, तो मापक पहले निर्धारित किया जाता है, उस मापक के आधार पे ही वितरण दिखाया जाता है। तो इसका मतलब जहां पर ज्यादा बिंदु है वहां पे जनसंख्या ज्यादा है, कम है वहां पर कम। जैसे मानो कि अपन भारत में देखते हैं तो राजस्थान में देखो जनसंख्या के बिंदु कम लगे हुए हैं, इसका मतलब राजस्थान में जनसंख्या कम है, अरुणाचल में कम लगे हुए हैं, इसका मतलब तो जहां जनसंख्या कम है वहां पे उसका वितरण कम दिखाया, और वो बिंदु के उसका प्रत्येक बिंदु का मूल्य है पहले से ही निश्चित हो। तो जनसंख्या वितरण या किसी फसल का वितरण दिखाने के लिए, घनत्व दिखाने के लिए वर्णमात्री मानचित्र, वर्णमात्री मानचित्र घनत्व दिखाने के लिए, जहां पे ज्यादा घनत्व है उसका गहरा कलर होगा और कम घनत्व है उसका हल्का, इसलिए वर्णमात्री मानचित्र को छाया विधि भी कहते हैं। भी अलग अलग छाया के द्वारा भी इसको प्रदर्शित किया जाता है। बिंदु मानचित्र में क्या होता है, अब शहरी भागों में जनसंख्या ज्यादा है तो वहां पे क्या होता है कि जनसंख्या ज्यादा दिखाओगे तो बिंदु कई बार इतने आते हैं कि जगह ही नहीं बचती है। उसकी उस प्रकार की दिक्कत आने के लिए बिंदु विधि में अलग अलग विधियां हैं, तो स्टैनली गियर विधि और स्टैनली बोर विधि, बोर विधि और गियर विधि। यहां से भी पूछा जाता है बिंदु विधि में, स्टैनली बोर विधि और स्टैनली गियर विधि। इसमें बोर विधि के अंदर आप क्या करोगे, शहरी जनसंख्या के लिए तो वर्त बनाते हैं और ग्रामीण जनसंख्या के लिए बिंदु लगाते हैं।
ये पूछा जाता है किस विधि के अंदर नगरीय जनसंख्या के लिए वर्त बनाया जाता है और ग्रामीण जनसंख्या के लिए बिंदु लगाया जाता है। तो स्टैंड डी बोर विधि में और स्टैंड डी गियर विधि में नगरीय जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या के लिए बिंदु और नगरीय जनसंख्या के लिए गोला गोला बनाया जाता है, तो उसे स्टैंड डी गियर विधि। सामान्य रूप से इसे क्षेत्रीय विधि कहते हैं, किसे? बोवर विधि को। और इसे स्टैंड डी गियर विधि को आयतनी विधि, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो, उसे क्या कहते हैं? आयतन। आयतन ज्ञात करते हैं, तो इसे आयतनी विधि भी कहते हैं। और इसे क्षेत्रीय विधि, इसमें क्षेत्रफल, लंबाई एवं चौड़ाई, तो इसे क्षेत्रीय द्विआयामी विधि और इसे त्रिआयामी विधि भी कहते हैं। स्टैंड डी गियर विधि को त्रिआयामी विधि कहते हैं, स्टैंड डी बोर विधि को द्विआयामी विधि कहते हैं, द्विआयामी विधि कहते हैं। अब इसी पे अपन बात करते हैं स्टैंड डी बोर और स्टैंड डी गियर में क्या है। जैसे बोर विधि में आपको नगरीय जनसंख्या है, उसके लिए क्या बनाना है? वृत्त बनाना है। और ग्रामीण जनसंख्या के लिए बिंदु बनाना है। तो क्योंकि नगरीय आप बिंदु बना रहे हो, जैसे मान लिया कि कुचामन विधानसभा का आपको जनसंख्या वितरण दिखाना है और आपने मान लिया कि 100 जनसंख्या बराबर एक बिंदु। तो अब कुचामन में तो बहुत सारी जनसंख्या है, कुचामन क्या इतने बिंदु लगाने पड़ेंगे, वो इस मानचित्र में आएंगे नहीं। और 100 से कम मान लिया तो कई ऐसे गांव हो सकते हैं जिनमें 100 से कम जनसंख्या है, तो उन पर बिंदु नहीं लगेगा। तो अब क्या करते हैं कि शहरी जनसंख्या के लिए तो वर्त बना देते हैं, ग्रामीण जनसंख्या के लिए बिंदु लगा देते हैं। तो उसमें पहले डिसाइड होता है कि जैसे 4 शहर आ गए इस विधानसभा में, या नागौर जिले के दिखा रहे हैं तो 10 शहर आ गए, ए बी सी डी। इनकी, इसकी जनसंख्या 5000 है, इसकी 10,000 है, इसकी 15,000 है, इसकी 20,000 है। अब इसकी आपको पूछा जाए कि 1 सेमी वर्त की त्रिज्या रखिए, विवर्त बनाओगे तो त्रिज्या रखोगे, 1 सेमी त्रिज्या रखी है, तो बी के लिए कितनी सेमी की त्रिज्या रखोगे, और सी के लिए कितनी रखोगे, डी के लिए कितनी। तो बी के लिए 2 रख देते हैं, सी के लिए 3 रख देते हैं, और डी के लिए, एग्जाम में आएगा ऐसा है, गलत करोगे, फिर डायरेक्ट करोगे, वहां पे यही चीज है, गलत है ये गलत है। भी जनसंख्या आपको ये दी हुई है, डायरेक्ट यहाँ क्वेश्चन इसी प्रकार के आंकड़े देंगे वो कि ए शहर है, उसकी 5000 जनसंख्या है, उसमें वर्त की त्रिज्या सिर्फ 1 सेमी मानी गई। बी की जनसंख्या 10,000 है, तो बी के लिए वर्त की त्रिज्या कितनी मानोगे। तो उसमें जो सूत्र है, बी क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल तो 2 × 2 तो 4 हो गया, और इसका 1 × 1 हो गया, इसका मतलब 4 गुना, 4 गुना का डबल, ये तो जनसंख्या तो डबल ही है, ये जनसंख्या तो डबल ही, 4 गुना थोड़ी है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बी की जनसंख्या बटावा ए की जनसंख्या, ये ऊपर वाला, और इनटू फिर जो एक ए है उसकी त्रिज्या, ए है उसकी बी नगर की जनसंख्या बटावा ए नगर की जनसंख्या इनटू ए नगर की त्रिज्या। सबसे जो कम मूल्य है उसकी त्रिज्या माननी है, या मानो कि क्वेश्चन आपके तो आएगा तो उसमें दिया आएगा कि ए नगर की जनसंख्या इतनी है, बी नगर की जनसंख्या इतनी है, और ए नगर की वर्त की त्रिज्या इतनी है, तो बी के लिए वर्त की त्रिज्या कितनी रखोगे। तो वहां सीधा डबल नहीं करना, इस प्रकार जैसे मान लिया कि अपन देखते हैं 10,000 बटावा 5,000 इंटू 1,
तो इन पहले इसका वर्गमूल निकालना है, फिर इसका वर्गमूल निकालना है, और फिर क्या करना है, नीचे वाली संख्या का भाग देना है, फिर 1 से गुणा करना है, फिर अपने पास में जो मूल्य आएगा तो इसका वर्गमूल अपन निकालेंगे, ऊपर वाले का कितना आएगा, 100 आ जाएगा, 100 आ गया। नीचे वाले का नहीं, 50 से ज्यादा है, 50 से ज्यादा आएगा, निकालो देखे भी 5000 का अपन निकालते हैं, सत्तर, 70 से अधिक आ रहा है, बराबर 70,000, 70.71 इंटू 1। अब आप 100 में 70.71 का भाग दो, सौ में 70.71 का भाग दो, एक पॉइंट 41, फिर उसको 1 से गुणा करो, देखिए 1.41। अब 2 कहां हुआ, यहां इसका 1 सेमी माना है, तो इसका क्या आएगा आंसर, 1.41 सेमी। तो आप डायरेक्ट वहां 2 करके आओ, ठीक है ना, इस प्रकार देखना, ये नहीं कि आपने डायरेक्ट देख लिया कि इससे तो बिल्कुल इजी आ गया, ये जनसंख्या डबल है। अब ये 20,000 के लिए देखो, इसके लिए आएगा 2 सेमी, 20,000 के लिए आप निकालोगे ना तब लगभग 2 सेमी आ जाएगा, क्योंकि इससे 4 गुणा क्षेत्रफल, क्योंकि वो लंबाई इंटू चौड़ाई होकर क्षेत्रफल काउंट होता है। यदि डायरेक्ट 4 गुणा वाला दिया हुआ है ना, तब डबल कर देना, और हो सकता है 4 गुणा वाला ही थे, क्योंकि वो ज्यादा निकालने में रुचि से दिमाग नहीं लगवाते हैं। जैसे मान लिया कि ए से है, उसकी जनसंख्या 5,000 या मानो 10,000 है, 10,000 है। बी शहर है, उसकी जनसंख्या 40,000 है, बी शहर की जनसंख्या 40,000 है। एक नगर की जनसंख्या को, नगरीय जनसंख्या को प्रदर्शित करने के लिए वर्त की त्रिज्या 1 सेमी रखी गई, तो बी के लिए कितनी सेमी रखो, अब 2 सेमी नहीं, 4 सेमी नहीं रखना, अब 2 सेमी ही आएगा आंसर, क्योंकि आप डायरेक्ट देखोगे जनसंख्या 4 गुणा 2 सेमी की जगह 4 कर दो, और वहां पहला ऑप्शन आपको 4 सेमी मिलेगा, वहां पे आपको पहला ऑप्शन है 4 सेमी देंगे वो ऑप्शन में, लेकिन 4 सेमी नहीं आएगा। अपन इसको अपन रखते हैं 40,000 बटावा 10,000, तो यहाँ पे कितना आएगा, 4,000 का वर्गमूल कितना आएगा, 200, 200 बटावा 100 इंटू 1, 2 इंटू 1 करोगे तो कितना आएगा, 200। जनसंख्या 4 गुणा दी हुई है, तो आप जो वर्त की त्रिज्या है उसको डबल कर देना, डबल है तब मत करना, क्योंकि या तो क्वेश्चन वो देंगे या इस प्रकार ही, भी इसी प्रकार का क्वेश्चन देंगे वो, या तो ये 4 गुणा करके देंगे भी, या तो ये 4 गुणा जनसंख्या वाला दे देंगे और वर्त की त्रिज्या पूछ लेंगे, और फिर आप 4 गुणा उसको बढ़ा दोगे, ये गलत है भी। इसका अपन आंसर निकाला कितना आया, 2 सेमी है, इसका अपने पास में आंसर 2 सेमी है, तो जनसंख्या 4 गुणी है ना, तब आप इसको डबल कर देना, क्योंकि क्षेत्रफल स्क्वायर में काउंट होता है, क्षेत्रफल है वो स्क्वायर में काउंट होता है। और यही सेम सूत्र स्टैंड गियर में आएगा, उसमें ये
ये लिखा जाएगा। उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 काउंट होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। वहां पर जैसे ए नगर की जनसंख्या है, ए नगर की जनसंख्या 25, ए नगर की जनसंख्या 125 है, ठीक है। ए नगर की जनसंख्या 125 है और उसके लिए 1 सेमी त्रिज्या का गोला बनाया गया, और बी नगर की जनसंख्या 1000 है। कितनी है? 1000 है। तो उसके लिए कितने सेमी का गोला बनाएंगे? उसके लिए कितने सेमी का गोला बनाएंगे? तो कितना सेमी का बनाएंगे? 2 सेमी का। कितने का बनाएंगे? अब देखो कैसे बनाए। 125 बटावा 1000, तो इसमें आप 5 इंटू 5 इंटू 5 करते हो तो कितना आ रहा है? तो इसको वर्ग से बाहर निकालोगे तो क्या लिख दोगे? 5। 10 इंटू 10 इंटू 10 करते हो तो कितना हो रहा है? 1000। सॉरी, मैंने गलत लिख दिया, ऊपर नीचे थोड़ा ध्यान लिखने में, मैंने थोड़ा सा ऊपर वाले को नीचे लिख दिया है, नीचे वाले को। इंटू 1 से में आ जाएगा, तो 10 बटावा 5 इंटू 1 कितना हो गया? 2 से। 20 में ये होगा। इसमें इसलिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है कि जब जनसंख्या में शहरी जो नगरीय जनसंख्या है उसमें भी बहुत ज्यादा डिफरेंट हो, तो इस विधि से काम में लेते हैं। बड़े क्षेत्र के लिए एक छोटा सा गोला बन जाए। इसलिए स्टैंड गियर विधि में नगरीय जनसंख्या को गोलों के द्वारा और ग्रामीण जनसंख्या को बिंदु के द्वारा दिखाया जाता है। और इस प्रकार ये भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं एग्जाम में, ये भी क्वेश्चन है वो पूछे हुए हैं। अपन शुरू से थोड़ा वापस देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते। एक एक ग्रेनो विधि और होती है, वो उसकी बात नहीं की। ग्रेनो विधि ये भी जनसंख्या वितरण में ही काम में लेते हैं। ग्रेनो विधि में नगरीय जनसंख्या के लिए त्रिभुज बनाते हैं और ग्रामीण जनसंख्या के लिए बिंदु, ग्रामीण जनसंख्या के लिए बिंदु। तो इसमें तो ये डायरेक्ट पूछा जाएगा कि किस विधि के द्वारा नगरीय जनसंख्या को त्रिभुज के द्वारा और ग्रामीण जनसंख्या के लिए बिंदु के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो ग्रेनो विधि के। तो अपन देख रहे थे कि मानचित्र के बारे में, कि मानचित्र किसे कहते हैं? कि कोई भी मापक के आधार पर बनाया गया रेखा का चित्र मानचित्र। मानचित्र के लिए उपयुक्त शीर्षक होता है, उत्तर दिशा का निर्धारण होता है, मापक भी होता है, संकेत सारणी भी होती है, मतलब निर्देशिका भी उसमें होती है। अब मापक के आधार पर मानचित्र को 2 भागों में बांटते हैं, बृहत मापक मानचित्र और लघु मापक मानचित्र। जिस मापक या आरक का मान कम होता है वो बृहत मापक कहलाता है, जिसका माप ज्यादा होता है वो लघु मापक मानचित्र कहलाता है। यदि मानचित्र वर्त मापक की बात करें तो वर्त मापक में भू संपत्ति स्थलाकृतिक में। इसके अलावा अपन बात की थी नगरीय प्लान, गाइड मानचित्र, गाइड मानचित्र, नगरीय प्लान, कॉलोनी का प्लान, ग्रामीण मानचित्र, ये किस में आते हैं?
वृहत मापक में ही आते हैं। ग्रामीण मानचित्र, नगरीय प्लान, कॉलोनी के प्लान, गाइड मानचित्र, ये किस में आएंगे? वृहत मापक में मानचित्र में आएंगे। और इन मानचित्रों का आरोही या अवरोही क्रम पूछा जाता है। सबसे बड़ा भू संपत्ति है, फिर इस्लाह करती है, फिर दीवारी है, फिर एटलस। लघु मापनी मानचित्र में दीवारी मानचित्र जो बोर्ड पे सामने लगा के पढ़ाया जाने के काम लेते हैं, वो दीवारी मानचित्र। पुस्तक के रूप में जो दिया होता है वो एटलस मानचित्र होता है। फिर 1 इंच बराबर 4 मील या आधा इंच बराबर 4 मील से बड़ी मापनी पर बनाया गया मानचित्र इस्लाह कर्तिक मानचित्र कहलाता है। क्या हुआ? सॉरी, आधा इंच नहीं, 1/4 इंच, चौथा इंच। में बोलने में थोड़ा गड़बड़ कर, ये सही लिखा हुआ है, मैं बोलने में गड़बड़ करती। 1 मील कितने को प्रदर्शित कर रही है? 4 मील। तो 2 इंच करेगी 2 मील को, तो सॉरी आधा इंच करेगी 2 मील को, तो चौथा इंच करेगी 1 मील को। चौथा इंच करेगी 1 मील, चौथा इंच 1 मील को, फिर चौथाई मिलके 2 मील होगी ना। फिर चौथाई और चौथाई कितनी होगी? आधा हो गई, आधा मील 2 को। 3 चौथाई है 3 मील को, और 1 पूरी इंच 4, भी 1 इंच बराबर 4 मील। तो आप इसको चौथा इंच बराबर 1 मील भी लिख सकते हो, या ये आए आधा इंच बराबर 2 मील तो भी सही है, तो भी सही है। तो 1 इंच बराबर 4 मील से बड़ी मापनी पर बना मानचित्र इस्लाह कर्तिक मानचित्र। मतलब ये आए 1 इंच बराबर 1 मील तो भी क्या है? इस्लाह कर्तिक मानचित्र है। 1 इंच बराबर 3 मील तो भी इस्लाह कर्तिक मानचित्र है। 1 इंच बराबर आधा मील तो भी इस्लाह कर्तिक मानचित्र। 1 इंच बराबर 10 मील आए तो ये भौगोलिक मानचित्र होगा, ये भौगोलिक मानचित्र होगा। तो 1 इंच बराबर 4 मील से बड़ी मापनी पर बना मानचित्र क्या कहलाएगा? इस्लाह कर्तिक मानचित्र। और छोटी मापनी पर बना मानचित्र भौगोलिक मानचित्र कहलाएगा। भौगोलिक मानचित्र पे कोई इस्लाह कर्तिक चिन्ह दिया हुआ है तो उसको धरातल पे पहचानना मुश्किल होता है, धरातल पे पहचानना मुश्किल होता है। और इस्लाह कर्तिक मानचित्र में कोई धरातलीय चिन्ह दिया हो तो उसको धरातल पे पहचाना जा सकता। फिर अपन कि इनमें भू संपत्ति इस्लाह कर्तिक मानचित्र है वो वृत्त मापने में आते हैं। दीवारी और एटलस मानचित्र लघु। भू संपत्ति कैडेस्ट्रल मानचित्र में जो व्यक्तिगत और सार्वजनिक सीमाएं हैं या संपत्ति के बारे में जानकारी मिलती है। इस्लाह कर्तिक मानचित्र में भू स्वरूप के बारे में जानकारी मिलती है और उसके जो चिन्ह है वो धरातल पे पहचाने जा सकते हैं। दीवारी मानचित्र जो अध्ययन के लिए काम आते हैं, कक्षा में अध्ययन के लिए, और एटलस मानचित्र जो पुस्तक के रूप में दिए हुए होते हैं वो एटलस मानचित्र कहलाते हैं। फिर इस्लाह कर्तिक लक्षणों के आधार पर जो मानचित्र पढ़ते हैं वो उस्तादर्शी मानचित्र और प्लेनीमेट्रिक मानचित्र। धरातलीय जो स्वरूप दिखाए जाते हैं वो उस्तादर्शी मानचित्र समोच्च रेखाओं के द्वारा, हेसुर विधि के द्वारा, बेंचमार्क है, वो क्या कहलाते हैं? उस्तादर्शी या समोच्च रेखाओं के द्वारा मानचित्र में ढाल के बारे में जानकारी मिल रही है तो वो क्या है? उस्तादर्शी मानचित्र। और मानचित्र में सांस्कृतिक आर्थिक लक्षण, सांस्कृतिक और जैसे मानो मंदिर दिखाया हुआ है, सड़क मार्ग दिखाया हुआ है, उद्योग दिखाया हुआ है तो वो क्या कहलाएगा? प्लेनीमेट्रिक मानचित्र कहलाएगा। फिर अपन बात कर रहे थे विशेष उद्देश्य के आधार पर बनाए गए मानचित्र। तो विशेष उद्देश्य के आधार पे भौतिक मानचित्र है जिनमें खगोलीय मानचित्र है, भूकंप मानचित्र है, जलवायु मानचित्र है। कोई भी विशेष उद्देश्य के लिए, कोई भी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया गया मानचित्र थीमेटिक मानचित्र कहलाता है। राजनीतिक मानचित्र कहाँ किस राज्य में किस दल की सरकार है ऐसा भी दिखाते हैं, कहाँ पर किस दल की लोकसभा सीटें आई, वो राजनीतिक मानचित्र है। सीमा दिखा रहे हैं अपन, भी सीमा दिखा रहे हैं
कौन से देश की सीमा कहाँ तक, उसमें राज्यों की सीमा कहाँ पर है, जिलों की सीमा कहाँ पर है, तहसीलों की कहाँ पे, वो क्या कहलाते हैं, राजनीतिक मानचित्र। सांस्कृतिक मानचित्र भी, सांस्कृतिक जो भी लक्षण है, अधिवास है, उनको दिखाने के लिए सांस्कृतिक लक्षण। फिर बस्ती मानचित्र, जिसमें गांवों बस्तियां किस प्रकार है, कहाँ पर सघन बस्तियां कहाँ पर, वो दिखाते हैं। आर्थिक मानचित्र में कृषि मानचित्र है, उद्योग मानचित्र है, परिवहन मानचित्र है, ये किसमें आते हैं, औद्योगिक मानचित्र है। जो भी है खनिज मानचित्र है, ये किसमें आएंगे, आर्थिक मानचित्र के अंदर। किसी विशेष उद्देश्य, खनिज का मानचित्र बना सकते हैं, फिर किसी विशेष उद्देश्य के लिए जो मानचित्र बनाते हैं वो आते हैं। इनमें वैसे कोई स्पेशल क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, और पूछा जाएगा तो वो लगभग दिक्मान मानचित्र किसमें काम में लेते हैं, तो दिक्मान मानचित्र जो चुंबकीय ध्रुव है और भौगोलिक ध्रुव है, उन दोनों में कितने मान में अंतर आ रहा है, किस दिशा में है, उसकी जानकारी के लिए दिक्मान मानचित्र काम में लेते हैं। फिर अपन वितरण मानचित्र। वितरण मानचित्र दो प्रकार के पड़ते हैं, गुणात्मक और मात्रात्मक। गुणात्मक मानचित्र में वर्ण प्रतीकी मानचित्र, वर्ण प्रतीकी में किसी प्रतीक के द्वारा जनसंख्या का वितरण दिखाया जाता है। जैसे ज्यामितीय प्रतीक, त्रिभुज है, कोई भी ज्यामितीय आकृति, त्रिभुज है, आयत है, वर्त है, उनके द्वारा किसी भी का वितरण दिखा रहे हैं। जैसे मान लिया खनिज वितरण दिखा रहे और त्रिभुज की नीचे लिख दिया कि त्रिभुज जो जहां पर भी बना हुआ उसका मतलब है लोहा है इसके, नीचे लिख दिया कि वृत्त जहां पर बना हुआ इसका मतलब यहाँ पे तांबे का वितरण है। तो जो भी धातु है उसका वितरण दिखाने के लिए ज्यामितीय प्रतीक बना सकते हैं। मूलाक्षर विधि, जिसमें मूल शब्द जो पहला अक्षर है वो लिख देते हैं। जिसका भी शब्द गेहूं के लिए गे लिख देते हैं, चावल के लिए च लिख देते हैं, तो वो मूल अक्षर उसमें लिखा जाता है, वो मूला। नामांकन विधि, जिसमें नाम ही लिख दिया जाता है कि यहाँ पे किसका वितरण है, तांबे का वितरण है, लोहे का है, या यहाँ पे बाजरे की फसल का वितरण है, गेहूं की फसल का वितरण, वो दिखाते हैं। चित्र में उसका अपन चित्र ही बना के वितरण कर सकते हैं। जैसे पर्यटक मानचित्र बनाते हैं उनमें चित्र दिखाए होते हैं, उसमें चित्र दिखाया होता है। फिर अपन बात करते हैं रंगारेख मानचित्र, पोरोक्रोमेटिक मानचित्र, उसमें रंगक मानचित्र आते हैं, स्तर रंगक आते हैं, और एक छाया मानचित्र आता है, स्तर छाया मानचित्र भी आता है। तो रंगक मानचित्र में अलग अलग रंगों के द्वारा वितरण दिखाया जाता है। स्तर रंगक में एक ही रंग होता है और उसमें उसकी अलग अलग छाया स्तर बना दिए जाते हैं। और छाया मानचित्र के अंदर कलर नहीं होता है, इसके जो ब्लैक कलर होता है उसी की अपन गहरा कम करके उसे बनाते हैं। और उसी में अपन उसी सेम उदाहरण की यहाँ पे जैसे ब्लॉक बना दिए, यहां ज्यादा ब्लैक कलर कर दिया, यहां पे हल्का हल्का कलर, यहां पे, और यहां पे लिख दिया कि जनसंख्या का उच्च घनत्व है, यहां पे मध्यम, यहां पे निम्न। तो ये छाया विधि है, स्तर छाया विधि है, वो किस में आती है, रंगारेख में आएगी, गुणात्मक मानचित्र में आएगी, गुणात्मक मानचित्र में आएगी। और इसमें यदि आपने लिख दिया कि यहां पर 200 से 300 जन घनत्व है, 200 से 300 है, यहां पे लिख दिया कि 300 से 500 है, और यहां पे लिख दिया कि 500 से अधिक है, तो ये मात्रात्मक हो गया, ये वर्ण मात्री मानचित्र हो गया, ये वर्ण मात्री मानचित्र हो गया। और केवल अपन घनत्व, इसीलिए इसे दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, इसीलिए वर्ण मात्री को छाया मानचित्र भी कहा जाता है। वर्ण मात्री को छाया मान, इसमें यदि संख्या दी हुई है तो ये वर्ण मात्री है, और नहीं दी हुई है तो वो छाया विधि है, और वो किस में आता है, गुणात्मक मानचित्र में आता है। भी इसमें दोनों में वर्ण मात्री और छाया विधि में कोई अंतर नहीं है। यदि उसमें केवल गुण दिया हुआ है तो वो गुणात्मक में आ जाएगा, और उसमें मात्रा दी हुई है, भी इसमें आपने लिख दिया कि उच्च जन घनत्व है, मध्यम जन घनत्व है, निम्न जन घनत्व है, तब तो ये गुणात्मक मानचित्र हो गया। और इसमें आपने संख्या लिख दी तो ये मात्रात्मक हो गया, वर्ण मात्री में चला जाएगा। वर्ण मात्री मानचित्र बना रहे हो तो उसके लिए आपको प्रशासनिक मानचित्र की आवश्यकता होती है, प्रशासनिक मानचित्र की आवश्यकता होगी।
फिर अपन पढ़ रहे थे कि वर्ण मात्री में मानचित्र और समान और बिंदु मानचित्र, ये तीनों ही किस में आते हैं? मात्रात्मक मानचित्र में आते हैं, मात्रात्मक मानचित्र में आते हैं। और वर्ण मात्री और समान रेखा विधि का अंतर पूछा जाता है। समान वर्ण मात्री मानचित्र के लिए प्रशासनिक मानचित्र की आवश्यकता होती है, समान रेखा विधि के लिए आवश्यक नहीं है। फिर समान रेखा विधि में जो समान रेखा के अंतराल पर जो रेखाएं खींची जाती है, वो उनका विभाजन किस विधि से किया जाता है? अंतर्वेशन विधि से किया जाता है। उसमें आपको 8, 10, 20 जो भी नाम है आप याद कर लेना, कि आइसोबार है, आइसोहेल है, आइसोटीथ है, आइसोनेप है। तो इस प्रकार जो भी जिसके लिए वितरण दिखा रहे हैं उनके समान मानचित्र, और वो विशेष तौर से समताप रेखा वाला, समताप रेखाएं कहाँ का मानचित्र दिखाती है? तो औसत समुद्र तल का, औसत समुद्र तल का। तो तापमान देख के उसका मान निकलवा सकते हैं वो। फिर बिंदु मानचित्र, वर्ण मात्री मानचित्र तो घनत्व दिखा रही थी, और बिंदु मानचित्र वितरण दिखाती है। और बिंदु मानचित्र में एक तो उनका आकार क्या है? समान होना चाहिए, उनकी मापनी निश्चित होनी चाहिए। ये नहीं कि एक बिंदु तो 10,000 जनसंख्या को प्रदर्शित कर रही है, दूसरा 20,000 को, नहीं, समान मान होगा उनका। और उनमें नकारात्मक क्षेत्र है, वहां पर बिंदु का वितरण नहीं आना चाहिए। फिर स्टेयर डी गियर और स्टेयर डी बोर विधि, स्टेयर डी बोर विधि को क्षेत्रीय विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेत्रीय विधि। और स्टेयर डी गियर विधि को आयतनीय विधि कहते हैं। तो आयतन में ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई तीनों होती है, और क्षेत्रफल में केवल लंबाई चौड़ाई होती है। तो स्टेयर डी बोर विधि को क्षेत्रीय विधि और गियर को आयतनीय विधि। यदि जनसंख्या को, हाँ, बिंदु और वर्ण मात्री में जनसंख्या का घनत्व दिखाया जाता है। जनसंख्या या किसी भी प्लस वाले का क्या होगा? घनत्व दिखाया जाएगा, कि यहाँ पे घनत्व ज्यादा है या यहाँ पे कम है, वो किसके दिखाया जाएगा? वर्ण मात्री में। जैसे अपन बात कर रहे थे कि ये है कि यहाँ पर प्रशासनिक 3 तहसीलें हैं या 3 जिले हैं, उनसे दिखाया जाएगा। यहाँ पर पूरे में हो सकता है, यहाँ पर पूरे में नकारात्मक क्षेत्र हो, उसमें नकारात्मक क्षेत्र को हटाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरे इस क्षेत्र की बात आ रही है। इस क्षेत्र का औसत घनत्व कितना, यहाँ पर औसत घनत्व कितना है, यहाँ पर औसत घनत्व कितना है, और उसकी संख्या लिखी जाएगी कि यहाँ पर औसत घनत्व है या 500 से अधिक है। यहाँ पे कलर है वो गहरा रहेगा, और फिर 500 से मान लिया कि 200 तक है तो 200 तक लिखा जाएगा, और फिर यहाँ पे 200 से कम। तो ये तो क्या है? वर्ण मात्री मानचित्र। यहाँ पे कलर हल्का रहेगा उसकी बजाय, और यहाँ पे और हल्का कलर रहेगा। तो ये वर्ण मात्री मानचित्र बिंदु मानचित्र में जनसंख्या का वितरण दिखाने के लिए काम है। क्या हुआ? रंगारेख, रंगारेख मानचित्र गुणात्मक मानचित्र, और बिंदु मानचित्र मात्रात्मक मानचित्र। बिंदु मानचित्र मात्रात्मक, इसमें प्रत्येक बिंदु की मात्रा निश्चित होती है, प्रत्येक बिंदु की मात्रा निश्चित होती है। और उसमें रंगारेख में यही अपन छाया विधि, स्तर छाया विधि, या कह सकते हैं इसे, यदि इसमें ये संख्या नहीं लिखी हुई है तो वो किस में जाएगी? गुणात्मक में जाएगी, और संख्या लिखी हुई है वो मात्रात्मक में जाएगी। बिंदु विधि में अपन 3 पढ़ते हैं। एक तो सभी जगह के लिए बिंदु लगाते हैं, एक स्टेयर डी बोर विधि जिसमें क्षेत्रीय विधि कहते हैं, स्टेयर डी गियर को आयतनीय करते हैं। ये क्या आया था? हाँ हाँ, इनमें से आता है, बार बार आता है क्वेश्चन। स्टेयर डी बोर और स्टेयर डी गियर, आयतनीय विधि और क्षेत्रीय विधि। फिर इसमें ग्रामीण जनसंख्या को बिंदु के द्वारा, नगरीय जनसंख्या को वृत्त के द्वारा। इसमें ग्रामीण जनसंख्या को बिंदु के द्वारा
और नगरीय जनसंख्या को गोले के द्वारा। फिर इनका निकालने का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आपको जनसंख्या दी हुई होगी ए शहर और बी शहर की। जैसे ए शहर की जनसंख्या 5000 है और बी शहर की जनसंख्या 20,000 है, और ए शहर की जनसंख्या में जो वृत्त बना रहे हो उसकी त्रिज्या 2 सेमी है। तो 20,000 के लिए जो बनाओगे उसकी कितनी सेमी आएगी? 4 सेमी। कितनी आएगी? ये जनसंख्या 4 गुणी है, लेकिन इसका डबल ही करना आपको। यदि यहां पर मान लिया कि 3 सेमी आ जाए दिया हुआ, तो यहां पे 6 सेमी होगा। जैसे अपन ने निकाल के देखा था इस सूत्र से, बी नगर की जनसंख्या बटावा ए नगर की जनसंख्या इंटू ए नगर के लिए जो वृत्त बना रहे हैं उसकी त्रिज्या, ए नगर के लिए जो वृत्त बना रहे हैं उसकी त्रिज्या। तो 20,000 बटावा 5,000 और इनटू जितने भी आप 3 सेमी जो भी लोगे। यदि 3 सेमी लोगे तो आंसर 6 आएगा, यदि 2 लोगे तो आंसर 4। आप इसमें यदि जनसंख्या 4 गुना दी हुई है तब होगा ये। यदि ये दिया हुआ है कि ए नगर की जनसंख्या 5,000 है और बी नगर की जनसंख्या 10,000 है, तो अपन देख रहे थे डबल नहीं है। तो इसमें ये 4 गुना जनसंख्या है ना, तब आपकी वो मान है वो डबल आएगा। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम। और यहां पर इस पर जो अपन बात कर रहे थे दूसरे उदाहरण में कि स्टैंडी गियर में और स्टैंडी बोर में अलग अलग में पूछा था, यहां से क्वेश्चन आए हुए नेट में। नेट के एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे इस प्रकार के। उसमें जैसे ए नगर की जनसंख्या 125 दी हुई, बी नगर की जनसंख्या अपन देख रहे थे कि 1000 दी हुई। यदि ए नगर के जनसंख्या के लिए 2 सेमी त्रिज्या खींच रहे हो तो बी के लिए आपको कितनी खींचनी पड़ेगी? 4 सेमी। यदि ए के लिए आप 1 सेमी खींच रहे हो तो बी के लिए 2 सेमी खींचनी पड़ेगी। बीएस में स्टैंड गियर विधि में स्क्वायर जो वो नहीं होके वृत्त जो क्यूब होगा इसमें भी, इसमें क्यूब होगा। जैसे अपन देखते हैं तो 1000 बटावा 125 इनटू त्रिज्या दी हुई है, जैसे मानो कि 4 सेमी, तो 10 बटावा 5 इंटू 4, तो कितना आ गया? 8 सेमी। ये इस प्रकार आपको निकाल। एक इसमें ग्रेनो विधि होती है जिसमें नगरीय जनसंख्या को त्रिभुज के द्वारा और ग्रामीण जनसंख्या को बिंदु के द्वारा दिखाया जाता है। बाकी अपन कल करेंगे 4 बजे। एक टॉपिक और बचा है अपने।